Hello everyone, this is the video solution of MSTCT PYQ Kinetic Theory of Gases 2022. Okay, so let's start. The first one, according to the kinetic theory of gases, which of the following statement is wrong? Now think about it. First option, the molecules do not exert appreciable force on one another except during the collision. That means कि अगर आपके पास यहाँ पे एक कंटेनर है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जब कोलाइड करेगा तो फोर्स लगाएगा, लेकिन जब वो कोलाइड नहीं करेगा तो वो एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाएंगे. दैट मीन्स दे आर सेइंग कि देयर इज ऑलमोस्ट नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विच इज एकदम राइट. एकदम सही बात है. हम लोग तो गैसेस की बात कर रहे हैं, तो गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट निग्लिजिबल रहता है. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग तो नहीं है. दे डू नॉट एक्सर्ट एप्रिशिएबल फोर्स ऑन वन अनदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग द कोलिजन. तो ये ऑप्शन रॉन्ग तो नहीं है. नेक्स्ट, ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर आइडेंटिकल. ये भी एकदम एकदम राइट है. ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग नहीं है. आपने तो रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढ ली. नेक्स्ट, द कोलिजन बिटवीन the molecules of a gas and that of the molecules with the walls of the container are perfectly elastic. ये भी सही है. क्यों? जो भी कोलिजन होता है मॉलिक्यूल का वॉल के साथ, वो कोलिजन आपका परफेक्टली इलास्टिक. कैसे पता यार? अगर वो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता, मतलब एनर्जी लूज करता वो मॉलिक्यूल, और अगर मॉलिक्यूल एनर्जी लूज करता मतलब वॉल एनर्जी गेन करता, तो टेम्परेचर इसका चेंज होता रूम का. बट वो तो नहीं होता है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है. So these three options are not wrong. Let's see the fourth one. The pressure exerted by a gas is due to the collision between the molecules of the gas. Wrong. Whenever you have a container filled with molecules, the pressure exerted is not because of the force between the molecules. No, the pressure is exerted because of the collision of molecules with the container. ठीक है, तो the collision between molecules नहीं, between the molecule and the container आंसर आना चाहिए था. That means this is the wrong statement. तो ये हमारा आंसर है रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक है. नेक्स्ट वन, a container A contains an ideal gas at pressure P, volume V and temperature T. Another container B contains the same gas at the pressure 2P, volume 2V and temperature T by 2. Then the ratio of mass of A to B is how much? Now how to solve this question? जब भी बच्चों आपके पास प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये सबका अगर आपके पास टर्म दिया हुआ होता है ना, तो जब दिमाग नहीं चलता तो शांति से आइडियल गैस लगाने का काम हो जाता है. नाउ व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी. व्हाट इज एन? नंबर ऑफ मोल्स. ये क्लियर है? ठीक है. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट हिंट देखो यहाँ पे आपको क्या दिए. सेम गैस, सेम वही गैस यूज कर हम लोग दोनों भी कंटेनर में. अभी मोल्स के फॉर्मूलेज अगर आपको याद है, मोल्स के दो फॉर्मूलेज है. एक नंबर के टर्म्स में, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय द एवोगाड्रो नंबर, याद है? और मोल्स का और एक फॉर्मूला, मोल्स का और एक फॉर्मूला मास के टर्म्स में, मास या गिवन मास अपॉन मोलर मास. याद आया? तो हमको यहाँ पे फिर कौन सा यूज करने का फॉर्मूला, नंबर वाला या मास वाला? तो देखो आपको क्या ढूंढने बोला है, मास का रेशो पूछा ना, तो हम लोग मास का लॉजिक लगाएंगे. ठीक है. नाउ पीवी इज इक्वल्स टू मोल्स का फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू आरटी. अभी आप कंटेनर ए और कंटेनर बी, आपके पास दो वेसल है, कंटेनर ए एंड कंटेनर बी. सिर्फ दोनों में सेम गैस है, दोनों भी गैस का मोलर मास तो सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल ही सेम है ना. जैसे अगर दोनों में ऑक्सीजन रखा है तो मोलर मास तो सेम रहेगा दोनों का 32. तो मोलर मास को हटा दो. नाउ दिस आर इज ऑल्सो सेम. ये तो गैस कांस्टेंट होता है. तो क्या बचा? बचा फॉर्मूला पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू टेम्परेचर. आपका क्या टारगेट है इधर पे? हमारा टारगेट मास का है, मास का रेशियो. यही टारगेट है ना हमारा. हमारा टारगेट है मास का रेशियो ढूंढना. तो अगर मास ढूंढना है तो मैं मास के फॉर्मूले को एडजस्ट कर दूंगा, तो ये टेम्परेचर को मैं इधर भेज दूंगा. देन आई गेट द फॉर्मूला फॉर मास. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मास? मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जब इतना आपको क्लियर हो गया है तो शांति से यहाँ पे रेशियो ले सकते हो. कैसे? तो देखिए, मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू
अभी विच प्रेशर अपॉन विच प्रेशर इनटू विच वॉल्यूम अपॉन विच वॉल्यूम इनटू विच टेम्परेचर अपॉन विच टेम्परेचर। बहुत आसान। मास और प्रेशर डायरेक्टली रिलेशन है, तो जिधर पे मास है वहीं पे प्रेशर है। मास ऑफ ए ऊपर है तो प्रेशर ऑफ ए भी ऊपर आएगा। मास ऑफ बी नीचे है तो प्रेशर ऑफ बी भी नीचे आएगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली है। वैसे ही आपका वॉल्यूम है, मास और वॉल्यूम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मास ऑफ ए ऊपर तो वॉल्यूम ऑफ ए ऊपर, मास ऑफ बी नीचे तो वॉल्यूम ऑफ बी नीचे। सर लेकिन मास और टेम्परेचर का उल्टा रिलेशन है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर मास ऑफ ए ऊपर है तो टेम्परेचर ऑफ ए नीचे आएगा, और मास ऑफ बी नीचे तो टेम्परेचर ऑफ बी ऊपर आएगा। और यहाँ पे सबका पावर देख लो, प्रेशर का पावर 1, वॉल्यूम का पावर 1 और टेम्परेचर का पावर 1, तो सबका पावर 1 लेना है। खत्म। अब खाली आपको वैल्यूज पुट करना है, तो देखो हाउ मच इज द प्रेशर ऑफ ए फर्स्ट केस में, हाउ मच इज द प्रेशर ऑफ ए, इट इज पी अपॉन हाउ मच इज द प्रेशर ऑफ बी सेकंड कंटेनर में, हाउ मच इज द प्रेशर 2p, ओके, इनटू वॉल्यूम में हाउ मच इज द वॉल्यूम इन ए, वॉल्यूम इन ए इज v, ओके, how much is the volume in b, volume in b is 2b, okay, into हाँ यहाँ पे b का टेम्परेचर, how much is the temperature of b रे, how much is the temperature of b, T/2, so I can say b का टेम्परेचर is T/2 होल डिवाइडेड बाय a का टेम्परेचर, how much is the temperature of a, सिर्फ t जितना, तो t कट, v कट, p कट, ये 2b नीचे देखो, ये 2b नीचे, ये 2b नीचे, ये 2b नीचे, तो आंसर क्या आएगा 1/8। ठीक है, तो मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ बी इज 1/8, वेरी सिंपल, इजी पीजी। नेक्स्ट वन, इफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस गामा इज गिवन, गामा पता है ना क्या होता है, Cp/Cv, दैट इज मिक्स्ड विथ 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, देन द वैल्यू ऑफ गामा फॉर द मिक्सचर इज व्हाट, ओके। अभी इसको सॉल्व करने के लिए एक मस्त सा शॉर्टकट है, मैं शॉर्टकट भी बता दूंगा, बट उस शॉर्टकट के पीछे का रीजन भी बता दूंगा, ठीक है। द लॉजिक इज, हम लोग जब इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी कंजर्व होता है, ठीक है। तो अभी ऐसा होता है कि अगर इंटरनल एनर्जी मान लो कि कंजर्व होता है, तो इंटरनल एनर्जी कौन डिसाइड करता है, कैसे टाइप के प्रोसेस पे सारा का सारा हीट इंटरनल एनर्जी में जाता है। जब भी ये टाइप का सवाल आता है ना बच्चों, आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद करना है। व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज जो भी हीट हम लोग देते हैं वो दो जगह पे जा सकता है, एक इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में और दूसरा वर्क करने में। आप लोग इसको वेन डायग्राम से याद रख सकते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वेन डायग्राम से याद रखना ज्यादा इजी पड़ता है। प्लीज सी, आप लोग ने जो ये हीट दिया है, हीट, ठीक है, आप लोग ने जो ये हीट दिया है, ये हीट दो जगह पे काम आता है, दो जगह पे, एक इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, ठीक है, और दूसरा वर्क करने में। अब इंटरनल एनर्जी कैसे पता मुझे कि इंटरनल एनर्जी उसका बढ़ेगा या कम होगा, वो डिसाइड करता है टेम्परेचर। तो वर्क कैसे मुझे फिर पता चलेगा कि वर्क हुआ है नहीं हुआ है, वो डिसाइड करता है वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम चेंज हुआ तो वर्क हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ तो इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ। अब इसको समझने का लॉजिक बहुत आसान है। वेन डायग्राम्स आप लोग ऐसे बना सकते हो, ये है आपका टोटल हीट जो आपने दिया है, ये हीट में से एक हिस्सा, ठीक है, ये हीट में से एक हिस्सा आपके इंटरनल एनर्जी के लिए जाता है, और जो दूसरा हिस्सा है वो वर्क में जाता है, एक्सपांशन में, दूसरा हिस्सा ये वर्क में जाता है। नाउ टेल मी, हम लोग ने बहुत पहले नाइन्थ नाइन्थ स्टैंडर्ड में फिर पढ़ा रहेगा ना कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला याद है। स्पेसिफिक हीट का क्या फॉर्मूला होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस पर डिग्री सेल्सियस। तो इनको इधर भेजो तो आपको उससे हीट का फॉर्मूला आता है। क्या होता है हीट का फॉर्मूला, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी। ये यार हीट का फॉर्मूला है, हीट का, क्यू का। तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, बहुत आसान है बच्चों। आप मुझे बताओ, इफ कांस्टेंट वॉल्यूम पे मैंने ये प्रोसेस किया, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब लेट से मेरे पास एक सिलेंडर है, एक पिस्टन है, जिसके अंदर मैंने एक गैस रखा है, गैस रखा है, और मैं इसको हीट कर रहा हूँ, बट इस पिस्टन को हिलने नहीं दे रहा हूँ। ये पिस्टन फिक्स है, ये पिस्टन हिल नहीं सकता, ठीक है, ये फिक्स है। तो यहाँ पे मैं जो भी हीट दे रहा वो कहाँ जा रहा है, सोचो,
मैं इस पिस्टन को तो हिलने नहीं दे सकता, तो मैं जो भी हीट दे रहा हूँ कहाँ जा रहा है सर, वो सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर रहा है, वॉल्यूम चेंज कर रहा है क्या? नहीं। दैट मीन्स आई कैन से कि ये पार्ट है ही नहीं, एक्सपांशन हो ही नहीं रहा सर, आपने उसको हिलने नहीं दिया वो पिस्टन को, तो ये पार्ट है ही नहीं। तो क्या बचा सर? तो सारा का सारा हीट इंटरनल एनर्जी ले लिया। ये लॉजिक होता है। तो आई कैन से एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम द हीट इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेम, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी। बट व्हेन इज दिस पॉसिबल? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये इंटरनल एनर्जी का लॉजिक है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं इधर पे देखो डायरेक्टली फॉर्मूला लिखूंगा। इंटरनल एनर्जी को कंजर्व करना है तो आई कैन से मोल्स, मास ले सकते हो, मोल्स ले सकते हो, ठीक है, एक मोलर होता है, एक प्रिंसिपल होता है, मोल्स इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी। ये क्लियर है? तो ये आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि सर गैस वन, ध्यान से सुनना, गैस वन प्लस गैस टू विल गिव यू मिक्सचर। तो आई कैन से change in internal energy of gas 1 plus change in internal energy of gas 2 must be equals to change in internal energy of the mixture। क्योंकि सीधी बात है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी कंजर्व होना चाहिए, ये मेन सीक्रेट था। समझा? अभी आप ऐसे लिख सकते हो N1 CV1 इंटू डेल्टा टी प्लस दूसरा गैस N2 CV2 इंटू डेल्टा टी मस्ट बी इक्वल्स टू N टोटल CV टोटल इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी उड़ा दो तो जो ये फॉर्मूला मिलेगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा के लिए। दैट इज द मोल्स ऑफ द मिक्सचर इंटू सीवी ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल्स टू N1C1 प्लस N2C2। प्लीज लर्न दिस फॉर्मूला शॉर्टकट के लिए, ठीक है? अगर इतना आपको पता चल गया तो अभी हम लोग इसका आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड स्टार्ट करते हैं। ये लॉजिक आया कहां से तो भूलना नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। और ये हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे थे, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द फर्स्ट गैस प्लस चेंज, ये चेंज की बात कर रहे थे। नाउ इसके बाद का लॉजिक और एक इंपॉर्टेंट है, दैट इज गामा। गामा कैसे ढूंढते हैं वगैरह वो पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले गामा होता है सीपी बाय सीवी, ठीक है? अब उसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये 5/3 है। दैट डज नॉट मीन कि सीपी इज 5 एंड सीवी इज 3, नहीं, ऐसा नहीं होता है। द लॉजिक इज सीवी आपको मिलता है ये फॉर्मूले से, हाफ इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू आर। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता होना चाहिए, ये सब मैंने अपने वीडियो में दिया है बच्चों, ठीक है? यू कैन गो टू द चैनल, मेरे आप लोग चैनल पे जाओ और उसके अंदर जो प्लेलिस्ट है एमएसटी सीईटी वाला, कौन सा? टारगेट, टारगेट पब्लिकेशन, ये चैनल के ये प्लेलिस्ट में जाओ, इसके अंदर एक वीडियो है केटीजी का विद द टाइटल कंसेप्ट मेड इजी। वो कंसेप्ट मेड इजी देख लेना। मेरा एक्चुअली टारगेट है कि हर एक चैप्टर पे मैं ये बनाऊं, अभी टाइम नहीं मिला इसलिए बस उस चैप्टर पे बना क्योंकि ये डिफिकल्ट चैप्टर है। तो कंसेप्ट मेड इजी है, वो देख लेना, उससे आपको सब ये समझ में आएगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं एंड ऑल दैट, बहुत सिंपल है, ठीक है? अभी हम लोग इस वीडियो में वो कवर नहीं करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, तो प्लीज यू कैन विजिट दैट चैनल। नाउ अगर आप ये लॉजिक आपका क्लियर है, ठीक है, तो इसे आपको समझ जाना चाहिए कि सर सीवी में नीचे 2 आना चाहिए, एक फ्रीडम आएगा, एक आर आएगा, नीचे 2 आएगा। तो यहाँ पे देखोगे ना सीवी, तो एक्चुअली क्या है सीवी पता है क्या? सीवी इज ये 3 उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, नीचे 2 इंटू आर, ये सीवी है। समझा? सीपी क्या है? सीपी इज नथिंग बट सीवी प्लस आर। आप लोग को मेयर्स रिलेशन पता होना चाहिए कि सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, गैस कांस्टेंट। तो सीपी क्या होता है? सीवी प्लस आर, ठीक है? तो सीवी इज 3/2 आर प्लस आर, अगर आप देखोगे तो क्या आएगा वो? 5/2 आर। ये सारा लॉजिक आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है? अब इसमें वो सब लॉजिक को डिटेल में नहीं बता सकते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। अभी फर्स्ट गैस, गैस वन, तो गैस वन में हाउ मच इज सीवी ऑफ द फर्स्ट गैस? दैट इज 3/2 आर। ओके, नेक्स्ट गैस टू, हाउ मच इज द सीवी फॉर गैस टू? गैस टू के लिए नीचे वाला, ऊपर सीपी होता है, नीचे सीवी होता है, तो सीवी इज 5/2 आर। ये गैस वन, ये गैस टू, ठीक है? एंड नेक्स्ट इज द मिक्सचर।
अभी गैस वन के कितने मोल्स है, तो N1 1 मोल है। गैस टू के कितने मोल्स है, वो भी 1 मोल है। तो मिक्सचर के कितने मोल्स होंगे यार, 1 मोल और 1 मोल मिलाएंगे तो 2 मोल होगा। अब क्या बचा, खाली सीवी ऑफ द मिक्सचर नहीं पता मुझे, ठीक है। यूज दिस फॉर्मूला, moles of mixture which is 2, cv of mixture I don't know, will be equals to n1 is 1, cv1 is how much, 3 by 2r, plus n2 is again 1 into cv2 is 5 by 2r। जब इसको सॉल्व करोगे तो यू गेट 2 cv of the mixture is equals to, ये 3 by 2r plus 5 by 2r is 8 by 2r, ठीक है। और आई कैन से 2 cv of the mixture is 4r और cv of the mixture is 2r। दिस इज मिक्सचर का cv। अब आपको मिक्सचर का सीपी निकालना है, तो सीपी का क्या फॉर्मूला होता है, सीपी का फॉर्मूला होता है सीवी प्लस आर। तो सीपी इज इक्वल्स टू 2r प्लस आर, तो सीपी इज इक्वल्स टू 3r। you got cp, you got cv, so what is the ratio for the mixture, it will be cp of the mixture by cv of the mixture। how much is cp of the mixture, 3r। how much is cv of the mixture, 2r। डिवाइड कर दो, आंसर आएगा 1.5। समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द फ्रीक्वेंसी, ओके फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना रहे जिसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी निकलता है, और वो फ्रीक्वेंसी का हम लोग टेम्परेचर के साथ बना रहे, तो कौन सा राइट ग्राफ है। अभी जब भी ऐसा सवाल आता है तो सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है कि सर हम लोग ने टेम्परेचर का फ्रीक्वेंसी के साथ तो नहीं सीखा है, बट हम लोग ने वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में हमने लैम्बडा और टेम्परेचर का सीखा है। तो क्या लॉजिक था, लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, द लैम्बडा एट व्हिच मैक्सिमम इंटेंसिटी इज एमिटेड, दैट लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये याद है आप लोग को, ठीक है। ये लैम्बडा का फॉर्मूला है। अभी सर यहाँ पे लैम्बडा तो नहीं है, अरे कोई दिक्कत नहीं, जो लाइट निकलता है वो वेवलेंथ, जो जो भी एमिशन होता है वो लाइट है एक्चुअली, वो लाइट है। हम लोग जिसको फोटॉन्स भी बोल सकते हैं। एंड उसमें आपको स्पीड ऑफ लाइट का पता है फॉर्मूला, c इज इक्वल टू एन लैम्बडा, याद है, c इक्वल टू एन लैम्बडा। तो यहाँ पे लैम्बडा इक्वल टू क्या आएगा, लैम्बडा विल बी इक्वल टू सी बाय एन, लैम्बडा विल बी इक्वल टू सी बाय एन। तो लैम्बडा ना लिख के लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/t। अब स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, वो हट गया, तो क्या बचेगा, 1/n इज प्रोपोर्शनल टू 1/t और n इज प्रोपोर्शनल टू t, मतलब द फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब स्ट्रेट लाइन। ये आंसर है आपका, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन, if the absolute temperature of a gas is increased 5 times, okay, यहाँ पे आपको टेम्परेचर का रिलेशन किसके साथ, अगर मैंने टेम्परेचर को 5 गुना बढ़ाया तो वेलोसिटी फिर कितना होगा, ओके तो मुझे टेम्परेचर और वेलोसिटी का रिलेशन तो डायरेक्ट याद करने का, वेलोसिटी का फॉर्मूला इज रूट ऑफ 3RT बाय मोलर मास। दिस 3 is constant, this R is constant, this molar mass is constant, तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टेम्परेचर। अब सीधा सीधा बोल दो कि अगर टेम्परेचर 5 गुना बढ़ा है तो वेलोसिटी फिर कितना होगा, अगर रेशियो लेना है तो रेशियो लो, v2 by v1 is equals to root of t2 by t1। how much is the new temperature, the new temperature is increased to 5 times, मतलब t2 is 5 times of t1, 5 times of t1 by t1, तो v2 by v1 तो देखो आ गया, v2 is equals to root 5 times of v1। ऐसा करो या फिर ऐसा करो, यहाँ पे लिखो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा। टेम्परेचर 5 गुना बढ़ा तो वेलोसिटी फिर कितने गुना बढ़ेगा, रूट 5 टाइम्स, उस रूट के कारण। क्लियर है, तो यहाँ ये मेथड से भी आपको आंसर आ जाएगा। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टू गैसेस ए एंड बी आर एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ओके एक ये टेम्परेचर है और एक ये टेम्परेचर है। यहाँ पे भी क्या लॉजिक है, हम लोग को यहाँ पे टेम्परेचर का रिलेशन, और हमको रिलेशन का टेम्परेचर का रिलेशन फिर किसके साथ निकालने का है, काइनेटिक एनर्जी के साथ। सर ऐसा कुछ पढ़ा है क्या हमने, बिल्कुल पढ़ा है, आपको इतना पता होना चाहिए। फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, आपके टेक्स्ट बुक में है, फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ के बी टी, ये पता होना चाहिए। फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ के बी टी। अगर उसके पास 3 फ्रीडम है तो आंसर आ जाएगा उसका 3/2 केबीटी, अगर 5 फ्रीडम है तो 5/2 केबीटी एंड सो ऑन। अब इसमें हाफ इज कांस्टेंट, केबी इज कांस्टेंट, तो क्या आया,
काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्लीज नोट, इधर पे रूट नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। मतलब काइनेटिक एनर्जी इन द सेकंड केस बी मॉलिक्यूल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इन द फर्स्ट केस विल बी temperature of B by temperature of A. How much is the temperature of B? 420. How much is the temperature of A? 360. ये उड़ा दो, ठीक है। अभी इसको फिर 2 से डिवाइड करो तो 21, इसको 2 से डिवाइड किया तो 18। अब 6 से डिवाइड करो, 6 3 जा 8, सॉरी 6 से नहीं होएगा ना, किससे हो गए अपना 3 से, तो 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, तो 7/6 आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन, ओके। ये क्वेश्चन सीईटी वालों के लिए ये चैप्टर में हाईएस्ट लेवल का होगा न्यूमेरिकल, ठीक है। दिस इज द टाई ब्रेकर सवाल, जो कि आपके परसेंटाइल को 99 से लेके 98 या 97 पे लाने का स्ट्रेंथ रखता है। ये हाईएस्ट लेवल का सीईटी का सवाल रहेगा। कैसे सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन एक्चुअली इन लोग का फेवरेट होता है, क्योंकि ये एक एक कैटेगरी है, ये क्वेश्चन एक कैटेगरी है। तो कैसे सॉल्व करना है इसको, इस कैटेगरी को हम लोग नाम दे देंगे मिक्सचर, मिक्सचर की कैटेगरी। एक सवाल तो किया हम लोग ने लास्ट टाइम, अभी ये थोड़ा सा और डिफरेंट है, देखिएगा। इसमें डिफरेंट क्या है एज कम्पेयर टू लास्ट टाइम। इस यही पेपर में हम लोग ने एक पुराने वाले में किया था ना, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे टेम्परेचर अलग अलग दिए, ये डिफरेंस है। तो इसको कैसे सॉल्व करने का है? 2 स्टेप से सॉल्व करने का है। स्टेप 1, प्लीज सी। स्टेप 1 इज सीवी ऑफ द मिक्सचर ढूंढो, फाइंडिंग सीवी ऑफ द मिक्सचर। ये कौन से लॉजिक से मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। वही मेथड से स्टार्ट करते हैं, चलो लेट्स बिगिन। तो आई विल से moles of mixture into CV of mixture will be equals to N1C1 plus N2C2। ये CV है, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला। अब CV फिर कैसे मिलता है, तो इसके लिए यार बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो मैं आपको बोल रहा हूँ, प्लीज मेरा वीडियो देखो। गो टू द यूट्यूब चैनल ऑफ धीरज पाठक, दैट्स मी। मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, आपके सोल्यूशन, आपको कंसेप्ट आसान बनाने के लिए बता रहा हूँ खाली। चैनल पे जाओ, चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में जाना है, एमएसटी सीईटी टारगेट पब्लिकेशन का सॉल्यूशन जो जहाँ पे दिया है, और उस टारगेट पब्लिकेशन के सॉल्यूशन में एक वीडियो है, केटीजी कंसेप्ट मेड इजी, ठीक है, कंसेप्ट मेड इजी। उस पे जाओ, उसमें आपको इसका पूरे का सॉल्यूशन मिल जाएगा ना। अभी इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला नॉलेज आपको क्या होना चाहिए? आपको सीवी का नॉलेज होना चाहिए कि सीवी मिलता कैसे। सीवी इज नथिंग बट कितना फ्रीडम है डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर। ये फॉर्मूला है सीवी का, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बाय 2 इंटू आर। नाउ हमको CO2 का और ऑक्सीजन का मालूम होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। CO2, ठीक है, एंड ऑक्सीजन O2, इनके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं? सबसे पहले ट्रांसलेशन, CO2 भी भागता है और ऑक्सीजन भी भागता है, तो दोनों के पास ट्रांसलेशन का फ्रीडम तो 3 रहेगा, नो डाउट अबाउट दैट। ट्रांसलेशन का दोनों के पास 3 फ्रीडम रहेगा। उसके बाद रोटेशन, तो CO2 भी रोटेट करेगा, ठीक है, CO2 भी रोटेट करेगा। तो CO2 के पास रोटेशन रहेगा, तो जस्ट लाइक O2, O2 के पास भी रोटेशन 2 एक्सिस पे रहेगा, ठीक है। नाउ एक बार आपके पास ट्रांसलेशनल फ्रीडम हो गया, रोटेशनल फ्रीडम हो गया, अब नेक्स्ट आता है वाइब्रेशनल फ्रीडम। वाइब्रेशनल फ्रीडम क्या होता है? अब ये इंपॉर्टेंट है। वाइब्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड के जो बॉन्ड्स होते हैं वो इक्वल स्ट्रेंथ के नहीं होते, मतलब कि दोनों भी सेम लेवल का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होता है। ऑक्सीजन में तो सेम होता है ऑब्वियसली, बट कार्बन और ऑक्सीजन में डिफरेंट होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ऑक्सीजन आपका रिलेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन। तो क्या होता है कि इनके जो बॉन्ड होते हैं, ये जो बॉन्ड है ना, ये फ्लेक्सिबल बॉन्ड होते हैं, ये रिजिड बॉन्ड नहीं होते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एटम्स के वाइब्रेशन होते हैं पॉसिबल। सो आई कैन से कि ऑक्सीजन और कार्बन में भी एक वाइब्रेशन होगा, और कार्बन और ये ऑक्सीजन में भी एक वाइब्रेशन होगा। मतलब इसके पास वाइब्रेशनल फ्रीडम 2 है।
ऑक्सीजन के पास वाइब्रेशनल फ्रीडम 0 है, क्योंकि ऑक्सीजन इज अ रिजिड मॉलिक्यूल एंड CO2 इज अ नॉन रिजिड मॉलिक्यूल। तो वो हिसाब से देखा तो कितना फ्रीडम आएगा CO2 का, बताओ। द टोटल फ्रीडम ऑफ CO2 विल बी 3 4 5 6 7। वैसे ही व्हाट विल बी द टोटल फ्रीडम ऑफ O2? द टोटल फ्रीडम ऑफ O2 विल बी 3 4 5। इतना समझ में आया? तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि व्हाट इज CV1। अपन कार्बन डाइऑक्साइड को CV1 लेते हैं, तो CV1 विल बी 7/2R। व्हाट विल बी CV2? 5/2R। ये क्लियर है? तो मैं यहाँ पे सब कुछ डाल दूंगा। अब इसके अंदर हमको मोल्स भी पता होना चाहिए कि कितना मोल्स है। नो प्रॉब्लम। CO2 का मोल्स बताओ तो कितना होता है? मोलर मास पता है आपको? मोलर मास, CO2 का मोलर मास इज कार्बन का मास 12 और इसका 32, तो ये होएगा 44। ऑक्सीजन का मोलर मास पता है क्या कितना होता है? ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16 16 32। तो अभी मोल्स कैसे निकालते रहे? मोल्स का फॉर्मूला इज गिवन मास। व्हाट इज द गिवन मास ऑफ CO2? 22 अपॉन मोलर मास। व्हाट इज द मोलर मास? 44। तो N1 हो गया आधा, आधा मोल। ऑक्सीजन का निकालो N2। N2 का मोल्स का फॉर्मूला इज गिवन मास। व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन गिवन? 16 अपॉन मोलर मास। व्हाट इज द मोलर मास? 32। तो इसको डिवाइड करोगे तो N2 भी आधा। तो अगर N1 भी आधा है, N2 भी आधा है, तो मिक्सचर का N फिर कितना रहेगा? मिक्सचर का N होगा 1 मोल्स, क्योंकि हाफ मोल प्लस हाफ मोल into CV of the mixture which I don't know, that will be N1 half into C1। C1 फिर कितना आया था देखो? C1 आया था आपका 7/2R प्लस N2 is also half into C2, CV2 वो कितना है? 5/2R। ठीक है? तो यू गेट CV of the mixture is 7 5 12, बराबर ना? 7 5 12, 12/2। ये काम करते हैं यार, क्या करो मैं, 7/4 करो और ये 5/4 करो। 7/4 5/4 12, 12/4 कितना होता है? 3R। जे पाए क्या? और नहीं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ वैसे, 7 5 12, 12/4R लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? आगे अपने को समझेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी जो हम लोग ने स्टेप 1 सॉल्व किया उसमें हम लोग ने CV ऑफ मिक्सचर निकाल दिया। अब स्टेप 2 में क्या करना है? द नेक्स्ट पार्ट इज थोड़ा सा सेम है, एक स्लाइट वेरिएशन। क्या है देखिएगा? पार्ट 2 या स्टेप 2 इज आई कैन से कि सर, अगर आप इंटरनल एनर्जी के चेंज को कंजर्व करो तो आप ये भी बोल सकते हो कि इंटरनल एनर्जी भी कंजर्व होना चाहिए। सुनिएगा, अगर चेंज सेम है तो टोटल भी सेम होगा। दैट मीन्स द टोटल इंटरनल एनर्जी, देखो यहाँ पे मैं डेल्टा नहीं दे रहा, द टोटल इंटरनल एनर्जी बिफोर द मिक्सचर मस्ट बी इक्वल टू टोटल इंटरनल एनर्जी आफ्टर द मिक्सचर। मैं चेंज की बात नहीं कर रहा, मैं वैल्यू की बात कर रहा, चेंज नहीं कि उस मोमेंट पे कितना इंटरनल एनर्जी था। सो आई कैन से बिफोर में कौन कौन सा इंटरनल एनर्जी? बिफोर में इंटरनल एनर्जी CO2 का है, प्लस बिफोर में इंटरनल एनर्जी ऑक्सीजन का है, और आफ्टर में इंटरनल एनर्जी मिक्सचर का है। तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है? इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला इज NCV इंटू, अब यहाँ पे डेल्टा टी मत लेना, क्यों? क्योंकि मैं चेंज नहीं निकाल रहा। स्टेप 2 याद रखना कि स्टेप 2 इज नॉट चेंज, नॉट चेंज। हम लोग चेंज इंटरनल एनर्जी की बात नहीं कर रहे। अब जैसे एक एग्जांपल सोचो, मान लो मेरे पास ये नंबर है 100 प्लस 80 इक्वल टू 180। ठीक है? अभी अगर ये 20 से कम हुआ तो ये 20 से बढ़ेगा, सो दैट द टोटल इज 180। नाउ आई कैन से, अगर मैं चेंज निकालू तो इसका चेंज और इसका चेंज सेम ही है। बट अगर मैं चेंज नहीं निकालू, सिर्फ वैल्यूज देखो, तो भी तो वैल्यूज भी तो ये कंजर्व ही है। द टोटल वैल्यू बिफोर मस्ट बी इक्वल टू टोटल वैल्यू आफ्टर। ये लॉजिक मुझे लगाना है। तो आई विल से कि U का फॉर्मूला NC इंटू टेम्परेचर, तो N1 C1 इंटू T1 प्लस N2 C2 इंटू T2 must be equals to the energy of the mixture, which is N of mixture into CV of mixture into the temperature of mixture। अब इसमें आपको क्या क्या पता है? आपके पास फर्स्ट का मोल्स पता है CO2 का, दैट इज हाफ, इंटू CV1 पता है वो कितना है? 7/2R, इंटू इसका टेम्परेचर भी पता है। व्हाट इज द टेम्परेचर? 27 डिग्री। T1 इज 27 डिग्री, मतलब 273 प्लस 27 डिग्री करो, वो होता है आपका 300 केल्विन। टेम्परेचर को आपको फिर केल्विन में रखना है बच्चों।
तो 300 केल्विन प्लस N2 सेकेंड ऑक्सीजन के मोल्स हाफ CV2 ऑक्सीजन का CV2 है तो ये 5/2 इनटू ऑक्सीजन का टेम्परेचर 37 डिग्री मतलब इससे 10 वैल्यू ज्यादा तो 310 विल बी इक्वल्स टू मिक्सचर के मोल्स फिर कितने हैं? अरे मिक्सचर का मोल 1 होता है हाफ प्लस हाफ 1 ठीक है इनटू व्हाट इज द सीवी ऑफ मिक्सचर वेरी इंपॉर्टेंट सीवी ऑफ मिक्सचर इज 30 अपना फिर 12/4 आर इनटू द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर तो जो मुझे नहीं पता नाउ जस्ट सॉल्व इट तो ये आ जाएगा 7/4 आर इंटू 300 प्लस 5/4 आर इंटू 310 will be equals to 12/4 r into t तो r r कैंसल बाय 4 कैंसल इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 3 जा 21 2100 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 0 5 1 जा 5 5 जा 15 1550 विल बी इक्वल टू RHS में क्या आएगा 12t अब इनको ऐड कर दो 2000 1000 3000 500 1 600 3650 इक्वल टू 12t तो इसको डिवाइड करो देखो तो कितना आता है इट विल बी t इज इक्वल्स टू 3650 बाई 12 इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 6 जा 2 1 जा 2 3 1 2 8 जा 16 2 2 जा 4 5 2 5 जा 10 1825 बाई 6 6 1 जा 6 6 3 जा 18 6 3 जा 18 अभी 2 तो 6 से कम होता है तो 0 दे दो फिर 25 हो जाएगा 0.64 जा 24 30.4 सबसे क्लोजेस्ट आंसर कितना है 30.4 के ये वाला 31.5 ठीक है क्योंकि अपने को 30 से ज्यादा आंसर चाहिए ना ऑब्वियसली तो 30 से ज्यादा आंसर यही है जो कि क्लोजेस्ट है नेक्स्ट वन एक सेकंड ना अपन ने मेरे ख्याल से यार डिग्री सेल्सियस अपन ने केल्विन में आना चाहिए था ना अपना आंसर अपने को -273 करना था आई गेस मैंने कुछ कैलकुलेशन में ये कर दिया अचानक से मुझे याद आया क्योंकि अपना जो नंबर आया था वो कितना आया था 7 इंटू 3 जा 2100 प्लस 1550 आया था ना 3650 बाई 12 आया था बराबर अरे हाँ एक सेकंड ना क्लास कैलकुलेशन में कुछ अपन ने इशू किया मैंने इशू किया केल्विन में आ रहा था ना आंसर फिर माइनस करना था इसको डिवाइड किया था तो कितना आता है रुको इसको डायरेक्टली करता 3650 बाई 12 12 1 जा 12 12 3 जा 36 5 तो छोटा होता है तो 0 दे दो 12 4 जा 48 12 4 जा 48 49 52.0 12 1 जा 304.1 था केल्विन था तो -273 करना है माय बैड 4 -3 1 3 हो गया 2 10 -7 इज 3 ये आ गया आंसर 31.1 क्लोजेस्ट ठीक है माय बैड इट्स माय बैड कोई ना सेंस बना ना आपको वो मेन होता है चलो वी आर ऑल्सो ह्यूमंस इट हैज बीन प्रूव्ड ऑब्वियसली मेनी टाइम्स अगला सवाल when the RMS velocity of a gas is denoted by V which of the following relation is true अभी RMS velocity of a gas अगर V है तो कौन सा रिलेशन ट्रू है बहुत आसान वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू रूट ऑफ 3RT बाय मोलर मास दिस इज कांस्टेंट मोलर मास इज कांस्टेंट तो क्या बचा वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T स्क्वायर कर दो तो आई गेट V स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू T मतलब v स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू t तो t को इधर भेज दो तो यू गेट v स्क्वायर बाय t इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ठीक है v स्क्वायर बाय t इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ये आंसर आ गया नेक्स्ट वन नाइन्थ क्वेश्चन टू मोनोएटॉमिक आइडियल गैसेस A एंड B ऑफ मॉलिक्यूलर मास m1 एंड n2 देखो जरा यहाँ पे मोलर मास दिया है ध्यान से सुनना आपको इतना याद रहना चाहिए कि कौन से टर्म्स में रिलेशन बनाना है ठीक है वो इंपॉर्टेंट है कौन से टर्म्स में आपको रिलेशन बनाना है तो इधर मोलर मास दिया है और आपको यहाँ पे क्या निकालने का स्पीड देखो पूछा क्या है रेशियो ऑफ स्पीड और यहाँ पे मोलर मास तो मतलब मोलर मास और स्पीड में रिलेशन है ठीक है तो डायरेक्ट याद आएगा v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 3RT बाय मोलर मास नाउ द क्वेश्चन इज विच टर्म्स आर कांस्टेंट ये 3 तो कांस्टेंट है r भी कांस्टेंट है क्या टेम्परेचर सेम है यस दे आर kept at same temperature मतलब the temperature is also constant so velocity is inversely proportional to root molar mass
अब आपको फिर किसका रेशियो निकालना है? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन गैस ए, वी ए अपॉन वी बी विल बी इक्वल्स टू रूट मोलर मास इन बी अपॉन मोलर मास इन ए, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये उल्टा रिलेशन, तो वी ए ऊपर तो एम ए नीचे, वी बी नीचे तो एम बी ऊपर। अभी मोलर मास ऑफ बी का लेटर क्या था? M2, तो इसकी जगह पे M2 लिखूंगा और A की जगह पे M1, तो इट इज रूट ऑफ M2 बाय M1। आगे आंसर, इजी पीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, इफ E is the kinetic energy per mole of an ideal gas and T is the temperature, then the universal gas constant is given by, okay। इसमें छोटे मोटे एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है? आपको एक चीज रट्टा होना चाहिए, व्हाट इज द एनर्जी पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का एनर्जी बोल रहा हूं मैं, ठीक है? याद रखना, दिस इज एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल। क्या है फॉर्मूला एक मॉलिक्यूल की एनर्जी का? इट इज E इक्वल्स टू हाफ केबीटी। ये आपको रट्टा होना चाहिए। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल? दैट इज हाफ केबीटी। ठीक है। अब इसमें अपने को ये पता होना चाहिए, ध्यान से सुनना, इसमें अपने को ये पता होना चाहिए कि 1/2 फॉर ईच फ्रीडम होता है ट्रांसलेशन में। बट ट्रांसलेशन में हर एक के पास तो 3 फ्रीडम होता ही है, नो डाउट अबाउट दैट। कोई भी मॉलिक्यूल लो, उसके पास ट्रांसलेशन में 3 फ्रीडम आता है। तो अगर तीनों फ्रीडम मैंने ले लिया तो आएगा आंसर फिर 3 इंटू हाफ के बी। जेपा क्या? सो दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी जो इन लोग ने लेटर दिया ई, दैट इज हाउ मच? 3/2 kBT। Now this is the energy for what? This is the energy for one molecule. Now what is the formula of Kb? What is the formula of Kb? Kb का formula is gas constant upon Avogadro number। अब ये आपको पता होना चाहिए एक्चुअली, Kb का वैल्यू या उसका फॉर्मूला, नॉट वैल्यू बट फॉर्मूला पता होना चाहिए। Kb का फॉर्मूला इज R अपॉन Na। व्हाट इज Na? Avogadro नंबर के मॉलिक्यूल। तो बच्चा आप मुझे बताओ, मैं अगर Na इधर भेजूंगा तो क्या होगा? आई विल गेट द एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। ध्यान से सुनना, what was this E? This was energy of one molecule। तो ये energy of one molecule multiplied by number of molecules अगर किया तो ये total energy आएगा ऑब्वियसली। अगर ये था एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल और मैं एक मॉलिक्यूल की एनर्जी को अगर सारे मॉलिक्यूल्स के नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे टोटल एनर्जी मिलेगा। सो दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ हाउ मच? वन मोल। वन मोल क्या होता है? अरे सर, एक मोल मतलब एवोगाड्रो नंबर के पार्टिकल्स का एनर्जी, जो मुझे मिल गया। एक मॉलिक्यूल का एनर्जी था ये, तो अगर इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो वन मोल का एनर्जी आ जाएगा ई। तो ये पूरा टर्म इधर जाके आ जाएगा आपका लेटर। व्हाट इज ई? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल। तो ये एन इधर जाके मिल गया आपको लेटर ई। तो ई इज इक्वल्स टू 3/2 आर टी। आपको ढूंढना है आर। 2 उधर भेजो और 3 इधर भेजो, क्या बचेगा? आर टी। टी इधर भेजो तो 2E/3 इज इक्वल्स टू आर। 2E/3 इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The molar specific heat at constant pressure of an ideal gas is 7/2. The gas is made up of molecules which are what? Very simple. Cp का वैल्यू देखो तो कितना है? 7/2r। वेरी सिंपल। अगर Cp 7/2r है तो Cv कैसे मिलेगा? सर हमारे पास फॉर्मूला है, Cp माइनस Cv R जितना होता है, पता है? Cp माइनस Cv R जितना होता है, तो Cv फिर कितना आएगा? Cp माइनस R विल बी Cv। Cp कितना है? 7/2r। 7/2r minus r will be Cv। Do the cross multiplication, तो 7r minus 2r by 2 will be Cv। तो how much will be Cv? 5/2r। अब मैंने आपको सिखाया था Cv 5/2r का क्या मतलब है? Cv का फॉर्मूला होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बाई 2 इंटू आर। Cv का फॉर्मूला होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बाई 2 इंटू आर। तो देखो 2 कैंसल, आर आर कैंसल, तो कितना है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ गया 5 के जितना। सर अगर फ्रीडम 5 है तो कौन से टाइप के मॉलिक्यूल का फ्रीडम 5 आता है? बहुत सिंपल सर, ट्रांसलेशन अगर मैं बोलूं तो ट्रांसलेशन में 3 फ्रीडम होते हैं और मोनो एटॉमिक में सिर्फ ट्रांसलेशन होता है। ठीक है। डाई एटॉमिक में, डाई एटॉमिक मतलब एक एटम, 2 एटम्स का मॉलिक्यूल और ये बॉन्ड को रिजिड मान लो, तो ये डाई एटॉमिक में 3 ट्रांसलेशन के साथ 2 रोटेशनल आता है। कैसे? अगर आपने वर्टिकल लाइन से इसको गोल घुमाया, वर्टिकल लाइन से, तो ये आपका जो वर्टिकल प्लेन में गोल घूमेगा, ये डोसा वर्टिकल डोसा बनेगा। जैसे आपके सामने का जो दीवार है अभी राइट नाउ, वो वाले प्लेन में ये गोल घूमेगा। तो ये आपके पास एक रोटेशन है, इसके पास और एक रोटेशन मिल सकता है। कैसे? हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल में अगर आपने इसको रोटेट किया तो भी आपको ये गोल घूमता हुआ मिलेगा।
तो आपके पास 2 रोटेशन हो गए। जेपा, तो आपके पास एक्चुअली देखा जाए तो 2 रोटेशन है। थर्ड रोटेशन नहीं मिल सकता क्योंकि ये मॉलिक्यूल एक डॉट है एक्चुअली, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी जीरो ऑफ दिस सिस्टम, वही एक्सिस से जाएगा। तो 2 फ्रीडम रोटेशन का होता है। तो आई कैन से ट्रांसलेशन 3 और रोटेशन 2, ये डायटोमिक का खासियत होता है, क्योंकि ट्राइएटोमिक में ज्यादा बढ़ जाता है। नाउ द 12th क्वेश्चन, a black sphere has radius r whose rate of radiation is e, the temperature is made r by 3 and sorry, क्या है, a black sphere has radius r whose rate of radiation is e at the temperature, oh लेटर नहीं दिया, तो इन लोग ने लेटर e at the temperature फिर t ही रहेगा, ऑब्वियसली मिस्टेक है यहाँ पे, ये या छुप गया है। नाउ द रेडियस इज मेड r by 3 and temperature is 3t, then the rate of emission, ओके। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ब्लैक स्क्रीन लेके आते हैं, एंड सबसे पहले वो बच्चों के लिए सिखाऊंगा जिनको स्टार्ट ही नहीं समझ में आता, सर स्टार्ट कैसे करने का। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप लोग मेंशन करो कि कौन कौन से टर्म्स में रिलेशन चाहिए। सबसे पहले ये बताओ कि कौन कौन से में आपको रिलेशन चाहिए। ठीक है, देखो कैसे, डेटा देखो जरा कि क्या क्या दिया है। डेटा में दिया है रेडियस, ओके सर, रेडियस, एनर्जी मतलब रेट ऑफ रेडिएशन, और टेम्परेचर, दैट मीन्स आई कैन से कि सर यहाँ पे रेडियस प्लस टेम्परेचर, ये दोनों का रिलेशन दिया है, और इसको आपको फिर किससे इक्वेट करना है, रेट। फिजिक्स में रेट क्या होता है, रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है द एनर्जी स्पेंड पर यूनिट टाइम, मतलब Q बाई टी। इसका रिलेशन जानना है, तो कैसे जानेंगे सर, हमको एमिसिव पावर का फॉर्मूला पता है। व्हाट इज एमिसिव पावर का फॉर्मूला, द एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴, स्टीफन्स लॉ, मतलब the emissive power is directly proportional to T⁴. What is emissive power? Emissive power is nothing but heat emitted per unit area per unit time. That is proportional to T⁴. अब बच्चों मुझे बताओ, क्या आपको एनर्जी निकालना है? नहीं सर, हमको रेट निकालना है। रेट क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम, मतलब मुझे एनर्जी बाय टाइम को मिक्स करके एक वर्ड यूज करना है, रेट, ये ढूंढना है। अगर बच्चों सिर्फ हीट ढूंढना रहता ना, सिर्फ एनर्जी, तो एरिया भी इधर भेजो और टाइम भी इधर भेजो, बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। आपको हीट नहीं निकालना है, हीट पर यूनिट टाइम निकालना है, विच इज नथिंग बट रेट। तो मैं फिर Q बाई टी को लिख दूंगा रेट, रेट अपॉन ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। अब मैं एरिया को इधर भेज दूंगा, तो आई गेट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इंटू T⁴। अब ये स्पीयर है, स्पीयर का एरिया फिर क्या होता है, द एरिया ऑफ स्पीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा द रेट इज प्रोपोर्शनल टू, एरिया ना लिखे क्या लिखूंगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू T⁴। 4 पाई तो कांस्टेंट है, हटा दो, तो आई गेट रेट इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर इंटू T⁴। अगर इतना आ गया तो अब इसको रेशियो टाइप से सॉल्व कर सकते हो, या फिर मैं जो मेथड बताऊंगा अभी राइट नाउ वो मेथड यूज कर सकते हो। मैंने ये मेथड बाकी के लेसन्स में दिया है, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिज्म, ये सब लेसन में मैंने दिए, बहुत आसान है। सर रेट का रिलेशन रेडियस के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर। सर रेट का रिलेशन टेम्परेचर के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। अब मुझे बताओ इधर पे, पहले का रेडियस r था, नया रेडियस कितना हो गया, r/3। तो रेडियस इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है बताओ तो। पहले का रेडियस r था, नया रेडियस r/3 था, तो रेडियस डिक्रीज हुआ। रेडियस के डिक्रीज होने से सर रेट भी डिक्रीज होगा, नो डाउट अबाउट दैट। रेडियस के डिक्रीज होने से रेट भी डिक्रीज होगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेडियस फिर कितना हुआ है, 1/3 हो गया। सर पहले था r, नाउ इट इज r/3, मतलब इट इज 1/3। तो रेडियस अगर 1/3 हो गया तो रेट कितना होगा, 1/3 का स्क्वायर। देखिए इधर स्क्वायर पे डिपेंड करता है ना रेट। वैसे ही टेम्परेचर क्या हुआ, सर पहले का टेम्परेचर T था, नया टेम्परेचर आपका 3T हो गया, मतलब टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर के बढ़ने से भी रेट बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि सर ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सही बात है, टेम्परेचर बढ़ा है आपका 3 गुना, तो रेट कितना बढ़ेगा, 3 गुना नहीं सर, 3⁴ गुना। 3⁴ गुना वो कितना होता है, 3⁴ को क्या मैं लिख सकता हूँ कि अपना 3² इंटू 3², हाँ लिख सकता हूँ। 3⁴ को क्या लिख सकता हूँ, फिर 3² इंटू 3², दैट इज 9 इंटू 9, मतलब 81, बेसिकली 81। तो आई कैन से रेडियस की वजह से रेट 1/9 टाइम्स हो गया, एंड टेम्परेचर की वजह से रेट 81 टाइम्स हो गया।
तो नेट कितना हुआ, 9 वन 9, 9 9 81, मतलब रिजल्टेंट कितना हो गया, बढ़ गया। सोचो 9 टाइम्स कम हुआ और 81 टाइम्स बढ़ गया, तो जीतेगा कौन, ऑब्वियसली फिर बढ़ने वाला जीतेगा, तो दोनों को मिक्स कर देने का, तो इट इज 9 टाइम्स, ओरिजिनल वाले से 9 टाइम्स ज्यादा। क्लियर है, बहुत आसान। अभी देखो अगला सवाल क्या है। द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 140 to 156. If the RMS speed of a gas molecule is V at 140, then at 560 how much? यार वापस से सेम लॉजिक है, स्पीड का लॉजिक टेम्परेचर के साथ। तो V का फॉर्मूला पता है, रूट ऑफ 3RT बाय मोलर मास, बराबर। नाउ वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, बाकी सब कुछ तो कांस्टेंट है, क्या बचेगा, रूट टी। तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी इन द सेकंड केस बाय वेलोसिटी इन द फर्स्ट केस इज रूट ऑफ T2 by T1. How much is T2? 560. How much is T1? 140. 560 by 140. 14 4 the 56. तो आंसर आएगा 2। मतलब V2 by V1 is equals to twice, और V2 is equals to 2 times V1। V2 is equals to 2 times V1। ओरिजिनल वेलोसिटी V था, तो नया वेलोसिटी फिर कितना होगा, 2V। समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। At what temperature will the speed of sound be nearly 1.5 times its value at NTP? ओके, कौन से टेम्परेचर पे, मतलब यहाँ पे आपको रिलेशन टेम्परेचर का लगाना है, और किसके साथ रिलेशन लगाना है टेम्परेचर का, स्पीड ऑफ साउंड के साथ। अब यहाँ पे मोस्टली बच्चों से गलती हो जाती है। At what temperature will the speed of sound be nearly 1.5 times its value at NTP? Okay, this is not, this is not the speed of molecule, this is the speed of sound. What is the speed of sound? Speed of sound is root of गामा आर टी अपॉन एम। ठीक है, रूट ऑफ गामा आर टी अपॉन एम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मिस्टेक मत करना। बहुत बार बच्चों से ये गलती होती है, उनको लगता है कि रूट ऑफ 3RT लेने का, नहीं, रूट ऑफ 3RT जो है वो मॉलिक्यूल का स्पीड है। साउंड कभी भी मॉलिक्यूल जितना फास्ट नहीं हो सकता, मॉलिक्यूल से थोड़ा सा स्लो ही रहेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल ही साउंड को लेके जाता है। तो इसीलिए यू नीड दिस फॉर्मूला, रूट ऑफ गामा आर टी बाय एमओ। अभी हमारा जो एटमोस्फियर है मेजरली ऑक्सीजन है। लोग बोलेंगे अरे नहीं सर नाइट्रोजन है, अरे हाँ भाई नाइट्रोजन हल्का होता है, वो ऊपर है, नीचे सरफेस के पास मेजरली क्या है, ऑक्सीजन। तो एटमॉस्फेयर में आपके पास O2 है, तो ऑक्सीजन का गामा क्या होता है। अब ऑक्सीजन आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन इज डायटोमिक, डायटोमिक प्लस रिजिड। रिजिड है मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड फ्लेक्सिबल नहीं है, तो वाइब्रेशनल फ्रीडम नहीं होगा। तो कौन कौन से फ्रीडम हो गए, ट्रांसलेशन के 3 फ्रीडम, रोटेशन के 2 फ्रीडम, वाइब्रेशन का 0। तो टोटल फ्रीडम फिर कितना हो जाएगा, टोटल फ्रीडम हो जाएगा 5। तो सीवी फिर कितना होगा, तो सीवी फिर कितना होगा, दैट विल बी फ्रीडम बाय 2R। सीवी विल बी फ्रीडम बाय 2R। ठीक है, सो फ्रीडम 5 है, तो सीवी फिर कितना आएगा, सीवी आ जाएगा, सीवी विल बी 5/2R। तो अगर सीवी इतना आ गया तो सीपी कितना आएगा, सीपी होता है सीवी प्लस आर। तो सीवी है 5/2R प्लस आर, दैट विल बी 7/2R। सर सीपी भी मिल गया, तो गामा का फॉर्मूला होता है सीपी अपॉन सीवी। सीपी का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे दिया है सीपी 7/2R बाई सीवी 5/2R। तो कितना आएगा ये 7/5, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच 1.4। ये एक्चुअली आपका रट्टा होना चाहिए बच्चे, प्लीज हाँ, ये रट्टा होना चाहिए गामा का वैल्यू। एनीवे चलो आगे बढ़ते, ये सब मुझे सिखाना, मैं मतलब कंपल्सन नहीं है अभी के लिए बताना, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग को ये सब कुछ फंडामेंटल्स आपको मालूम होना चाहिए, बहुत जरूरी चीज है। अभी खैर ये सब मैटर नहीं करता, यहाँ पे क्या बोला है, कौन से टेम्परेचर पे द स्पीड ऑफ साउंड विल बी नियरली 1.5 टाइम्स इट्स वैल्यू एट एनटीपी। नाउ वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, रूट ऑफ गामा आर टी अपॉन मोलर मास। अब फर्स्ट केस और सेकंड केस, मतलब ये रेशियो टाइप का सवाल है, बराबर, ये रेशियो टाइप का सवाल है। तो रेशियो टाइप के सवाल में व्हाट आई कैन डू इज, कांस्टेंट तो उड़ा देंगे, तो वेलोसिटी इन द सेकंड केस बाय वेलोसिटी इन द फर्स्ट केस, मुझे रेशियो लेना पड़ेगा। तो कौन कौन सी चीजें सेम रहेंगी, गामा विल बी सेम, आर विल बी सेम, एंड मोलार मास विल बी सेम। तो क्या बचेगा, सिर्फ टेम्परेचर बचेगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया।
अभी जब आपको इसका रेशियो लेने आ गया तो आप ये बोल सकते हो द वेलोसिटी इन द सेकंड केस बाय वेलोसिटी इन द फर्स्ट केस इज इक्वल्स टू रूट ऑफ टेम्परेचर इन द सेकंड केस बाय टेम्परेचर इन द फर्स्ट केस। ठीक है। नाउ आपको बोला है यहाँ पे एक डेटा दिया है कि एट व्हाट टेम्परेचर विल द स्पीड विल बी 1.5 टाइम्स, मतलब v2 शुड बी 1.5 टाइम्स ऑफ v1, समझा। v2 शुड बी 1.5 टाइम्स ऑफ v1, तो 1.5 v1 बाय v1 विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ t2 बाय, अभी t1 फिर कितना है, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर पे देखो बच्चों, यूजुअली जो हम लोग एनटीपी लेते हैं, यूजुअली जो एनटीपी लेते हैं वो 300 केल्विन के आसपास होता है, 300 केल्विन, 298 केल्विन या व्हाटएवर इसके आसपास, क्योंकि 25 डिग्री या 27 डिग्री लेते हैं सेल्सियस में ऑलमोस्ट। बट आई थिंक यहाँ पे अगर वो वैल्यू लेंगे ना तो आंसर इसे मैच नहीं करेगा। ये कैसे पता? तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला आपको आपके टेक्स्ट बुक में रहेगा 11 स्टैंडर्ड के, 332 प्लस 0.61 इंटू द टेम्परेचर गैप, ऐसा होता है कुछ। खैर वो सब जाने दो, बट मेन चीज मुझे यहाँ पे ये बताना है कि यहाँ पे लॉजिकली मुझे इतना रियलाइज हो रहा है कि एनटीपी इन लोग ने एक्चुअली 0 डिग्री सेल्सियस लिया रहेगा। ठीक है। तो जो स्टार्टिंग का टेम्परेचर है T1 वो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में कितना होता है 273 केल्विन, तो नीचे आएगा 273। V1 उड़ गया, तो आई गेट 1.5 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ T2 बाई 273। लेट मी स्क्वायर द इक्वेशन, तो 1.5 का स्क्वायर करूंगा तो 2.25 आएगा, इधर पे आ जाएगा T2, नीचे आएगा 273, 273 इधर भेजो, तो T2 विल बी 2.25 इंटू 273। इसको मल्टीप्लाई मारेंगे तो हम लोग का आंसर केल्विन में आएगा। अब उसको हमको -273 भी करना पड़ेगा, बराबर ना, डिग्री सेल्सियस में बनाने के लिए। ठीक है। तो ये जो T2 आएगा आंसर, ये हम लोग का T2 केल्विन में आएगा, केल्विन में। हमको हमको ऑप्शन फिर किस में, डिग्री सेल्सियस में, आई कैन से। तो T2 इन हाउ मच, डिग्री सेल्सियस में कैसे बनाएंगे यार, डिग्री सेल्सियस बनाने के लिए केल्विन में से 273 माइनस करने का मतलब 2.25 इंटू 273 माइनस 273 लॉजिकली, ऑब्वियसली। तो उससे बेटर मैं 273 को कॉमन निकाल देता हूँ, ये 2.25 माइनस 1 आ जाएगा विच इज 273 इंटू 1.15। डू दिस मैथमेटिक्स। तो मुझे इतना पता है 273 इंटू 1 विल बी 273 ओनली, एंड 273 इंटू 0.15 मारना पड़ेगा, वो कितना होता है 273, और इसका 5 हो जाएगा 236, ये हो जाएगा 3 4 नहीं 4 हो जाएगा 409, 409 डेसिमल में है 4 पॉइंट या 40 पॉइंट आएगा ना, 40.9, ये कितना आंसर आएगा 313 पॉइंट। बच्चों कैलकुलेशन है, प्लीज कैलकुलेशन मार लेना जो भी आएगा, ठीक है। डू द कैलकुलेशन, आपको आंसर आ जाएगा। लॉजिक समझा ना सबको कि क्या करना है, रेशियो टाइप से सॉल्व करना है इसको शांति से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, प्लीज डोंट ब्लेम मी कि सर आपने वैल्यू नहीं निकाला। सच्ची यार, वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए, मजा आ जाएगा। 15th क्वेश्चन क्या दिया है, हीट एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस एट द रेट ऑफ दिस। ओके, हमने हीट इंसिडेंट किया एक सरफेस के ऊपर, उसमें कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज 0.8, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन इज 0.1, देन द एनर्जी ये ट्रांसमिटेड इज हाउ मच। बच्चों इतना याद रखो, जब भी आप लोग सिस्टम को हीट देते हो ना, तो वो हीट आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक हीट एब्जॉर्ब हो जाता है, दूसरा हीट रिफ्लेक्ट हो जाता है, और तीसरा हीट ट्रांसमिट होता है। तो आई कैन से कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन मस्ट बी 1। ये आपके टेक्स्ट बुक का फॉर्मूला है। अभी आप सीधा सीधा बोल सकते हो एब्जॉर्प्शन 0.8 है, रिफ्लेक्शन 0.1 है, ट्रांसमिशन कितना रहेगा, बहुत आसान, 0.9 प्लस ट्रांसमिशन इज 1, therefore ट्रांसमिशन इज 1 माइनस 0.9, therefore ट्रांसमिशन इज 0.1। मतलब क्या, मतलब ये कि टोटल हीट का 0.1 फ्रैक्शन ट्रांसमिट होता है। 0.1 फ्रैक्शन मतलब 0.1 इंटू द टोटल हीट, वो कितना है, टोटल हीट कितना है, टोटल हीट है 1000, तो 1000 इंटू 0.1 कितना आएगा 100। यूनिट में घान मत करो, क्योंकि आंसर आपको दिख रहा है ऑप्शन में 100, वो रॉन्ग ऑप्शन है। दिस इज 100 जूल पर मिनट।
1 मिनट में उसने 100 जूल ट्रांसमिट किया, बट आपको कितनी देर का पूछा? 5 मिनट का पूछा, तो 5 मिनट में कितना? 500। 1 मिनट में 100, तो 5 मिनट में 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ द प्रोडक्ट पीवी रिमेन्स कांस्टेंट, द डायमेंशन ऑफ पीवी इज। यार ये सब मत करो, आपको ये फॉर्मूला पता है, केमिस्ट्री में पढ़ा आप लोग ने, वर्क का फॉर्मूला इज पी डेल्टा वी, या हम लोग के फिजिक्स में भी आइसोबारिक में आप लोग का ये पास ये फॉर्मूला था कि वर्क इक्वल्स टू पी डेल्टा वी, या फिर प्रेशर इनटू वॉल्यूम वर्क होता है, और वर्क मतलब एनर्जी। तो अगर यहाँ पे वर्क दिया होता तो वर्क को टिक करने का, एनर्जी दिया तो एनर्जी को टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17, अरे म्यूचुअल इंडक्शन क्या रॉन्ग है ए, और इसका आंसर दिया है मैंने। म्यूचुअल इंडक्शन दिया है, तो ये दिया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ ना, हाँ ये हुआ है, ये हमारे एक दूसरे पीवाईक्यू में है, ईएमआई वाले लेसन में देख लेना, आपको आ जाएगा, मैंने उसका रिकॉर्डिंग दिया है। 18 क्वेश्चन, दो स्पीयर है S1 S2, दोनों के पास सेम रेडियस है बट टेम्परेचर अलग है। ओके, तो मतलब यहाँ पे टेम्परेचर का रिलेशन लगाना है, और किसके साथ रिलेशन लगाना है? दे आर देयर एमिसिव पावर इज आल्सो सेम। ओके, एंड एमिसिविटी का रेशियो दिस मच, देन द रेशियो ऑफ T1 by T2 इज हाउ मच। ओके, तो टेम्परेचर का रेशियो पूछा है और एमिसिविटी का रेशियो दिया है। ओके, और एमिसिव पावर का लॉजिक लगाना है, क्योंकि इन्होंने बोला है दे हैव द सेम एमिसिव पावर। ठीक है, चलेगा। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, इट्स वेरी सिंपल। कैसे? पहले तो डेटा पकड़ो, डेटा में देखिए जरा कि क्या डेटा दिया है। दे हैव द सेम रेडियस, वेरी इंपॉर्टेंट। देयर एमिसिव पावर इज आल्सो सेम, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों बताओ मुझे जरा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एमिसिव पावर? सबसे पहले स्टीफन्स लॉ, द एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर। बट व्हाट इज एमिसिव पावर? ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, मजा आ जाएगा, सुख की अनुभूति होगी। इन लोग ने बोला एमिसिव पावर भी सेम है, ठीक है, एमिसिव पावर भी सेम। बच्चों, ये जो फॉर्मूला होता है वो ब्लैक बॉडी के लिए होता है, ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिव पावर। और ऑर्डिनरी बॉडी, यहाँ पे आप बिकॉज आपको एमिसिविटी दी है ना, तो ऑर्डिनरी बॉडी में क्या होता है फॉर्मूला एमिसिव पावर का? ऑर्डिनरी बॉडी में द एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई इंटू टी रेस टू 4। समझा? अब ये तो क्लियर है कि ये रेशियो टाइप है। अब डेटा बताइए जरा कि क्या डेटा दिया है। सर इधर पे इन्होंने बोला एमिसिव पावर सेम है। ओ, मतलब एमिसिव पावर इन द फर्स्ट केस इज सेम एज एमिसिव पावर इन द सेकंड केस, और आई कैन से द एमिसिव पावर इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट। तो आई कैन से द एमिसिविटी इंटू टी रेस टू 4 इज कांस्टेंट। सीधी बात है ना। देखो मैं दो तरीके से बता रहा हूँ, मैं रेशियो टाइप से भी बता सकता हूँ, बट मेरे ख्याल से ये मेथड ज्यादा इजी है। इन लोगों ने बोला है दी एमईसी पावर इज सेम, तो अगर एमईसी पावर सेम मतलब एलएचएस सेम है दोनों भी केसेस में, तो अगर एलएचएस सेम मतलब आरएचएस सेम, मतलब एमिसिविटी इंटू टी रेस टू 4 इज कांस्टेंट। नाउ टेल मी, अगर एमिसिविटी इंटू टी रेस टू 4 इज कांस्टेंट, तो एमिसिविटी और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है? वेरी सिंपल, सिर्फ एमिसिविटी को राइट साइड में भेजो, तो यू गेट T raised to 4 is equals to constant upon emissivity। अब constant हटा दो, तो T raised to 4 is inversely proportional to emissivity। समझा क्या? T raised to 4 is inversely proportional to emissivity। और I can say temperature is inversely proportional to fourth root of emissivity। यार जो ढूंढना है उसके पावर को 1 बनाना रहता है, मालूम है क्या? जो ढूंढना रहता है ना उसके पावर को 1 बनाना पड़ता है। तो T raised to 4 अगर 1 by ई है, तो टी क्या होगा? 1/4 रूट ऑफ ई। जेपा, ये मेथड अगर अच्छा नहीं लगा तो ये मेथड यूज करो, आपके लिए मैं सेकंड मेथड लेता हूं। देखो, आपको बोला है एमिसिव पावर इज सेम, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एमिसिव पावर? एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई इंटू टी रेस टू 4, मतलब E1 इंटू T1 रेस टू 4 मस्ट बी इक्वल टू E2 इंटू T2 रेस टू 4। समझा? आप लोग ये भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको T1/T2 चाहिए तो T2 को एलएचएस में भेजो, तो T2 डिवीजन में जाएगा। वैसे ही E1 को आरएचएस में भेजो, तो फिर E1 डिवीजन में आएगा, तो यू गेट T1 रेस टू 4 बाई T2 रेस टू 4 विल बी E2 बाई E1। पावर को मिक्स कर दो तो आई गेट T1/T2 द होल रेस टू 4 विल बी E2 बाई E1। अभी फोर्थ रूट ले लो, तो T1/T2 विल बी इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ E2 बाय E1। ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ E2 बाई E1। देखो रेशियो क्या दिया है सर, E1/E2 दिया है 1/4, E1/E2 दिया है 1/4, तो E2/E1 क्या होगा? 4/1।
तो E2/E1 इज 4/1। अभी 1 का तो छोड़ दो, 1 का तो आंसर नीचे 1 ही आएगा। तो व्हाट इज द फोर्थ रूट ऑफ 4? फोर्थ रूट का मतलब होता है, मैं ये भी बोल सकता हूँ 2 बार स्क्वायर रूट। ऑब्वियसली फोर्थ रूट का मतलब क्या होता है कि 4 रेज टू 1/4, और 1/4 फिर कैसे मिलता है? हाफ इंटू हाफ, मतलब 2 बार स्क्वायर रूट ऑफ 4। नीचे तो 1 ही ले लो। अब 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो एक स्क्वायर रूट हट जाएगा, एक स्क्वायर रूट बचेगा, तो आंसर इज √2/1। यही चीज आप लोग ये वाले मेथड से भी कर सकते थे। ये मेथड रॉन्ग, मतलब रॉन्ग नहीं बोलेंगे, बट लेंदी मेथड, उससे बेटर ये मेथड यूज करो। कैसे? देखो, डायरेक्ट लिखने का। द एमएससी पावर का फॉर्मूला इज सिग्मा ई इंटू T⁴। अगर वो कॉन्स्टेंट हटा दिया तो ये हटा दो, ठीक है। एमएससी पावर भी आपको सेम बोला है, तो क्या दिख रहा है? ई इंटू T⁴ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो डायरेक्टली बोलो T⁴ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई, या T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ रूट ऑफ ई। तो अगर ये आ गया तो आपको टेम्परेचर का रिलेशन है T1/T2, तो क्या आएगा इधर पे? फोर्थ रूट ऑफ E1/E2? नहीं, E2/E1, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां से भी आपको वही आंसर आएगा, √2/1। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन हीलियम टू दैट ऑफ नाइट्रोजन एट सेम टेम्परेचर इज हाउ मच? ओके बेटा, स्पीड ऑफ साउंड पूछा है। साउंड का स्पीड क्या मैंने सीखा है? स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल अगर पूछा होता ना, मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल का स्पीड दिया होता, ये फॉर्मूला √3RT/MO। बट ये मॉलिक्यूल का स्पीड नहीं हमको पूछा, हमको साउंड का स्पीड पूछा है। तो क्या है स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला? √γ/RT/M। जेपा क्या? √γ/RT/MO। तो अब देखिए, इसका लॉजिक बताता हूँ। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज, ये साउंड का है, साउंड साउंड, ठीक है, ये साउंड का है, उसका नहीं है, मॉलिक्यूल का नहीं है। नाउ वेलोसिटी ऑफ साउंड इज √γ/RT/, मोलर मास, ठीक है। आर इज कांस्टेंट, और इन्होंने एक हिंट दिया है, सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर, ठीक है, तो टेम्परेचर भी सेम है, तो आर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो क्या दिखा? वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √γ/मोलर मास। अब शांति से रेशियो लो। आपको किसका रेशियो पूछा है? आपको रेशियो पूछा है स्पीड इन हीलियम, स्पीड इन हीलियम अपॉन स्पीड इन नाइट्रोजन विल बी इक्वल्स टू। हाँ, अभी यार इधर पे मुझे रूट दिख रहा है, सबके लिए रूट दिख रहा है, तो ऑब्वियसली पूरा रूट आने वाला है, नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि गामा भी रूट में, मोलार भी रूट में। अब बताओ कि वेलोसिटी और गामा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली? सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हीलियम का वेलोसिटी ऊपर है, तो गामा भी हीलियम का ऊपर आएगा। नाइट्रोजन का वेलोसिटी नीचे, तो गामा नाइट्रोजन का भी नीचे आएगा। इनटू मोलर मास के साथ उल्टा रिलेशन है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन नीचे है, तो मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन ऊपर आएगा। वेलोसिटी ऑफ हीलियम ऊपर है, तो मोलर मास ऑफ हीलियम नीचे आएगा। खत्म। खाली आपको वैल्यू पुट करने का। व्हाट इज द गामा ऑफ हीलियम? देखो, गामा ऑफ हीलियम दिया है 5/3, डिवाइडेड बाय गामा ऑफ नाइट्रोजन दिया है 7/5, इनटू मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन दिया है, देखो 28, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हीलियम इज 4। समझा? और ये तो आपको पता है 5 ऊपर जाएगा, सो दिस इज रूट ऑफ 5 ऊपर जाएगा, तो 5×5 = 25, नीचे आएगा 7×3 = 21, इंटू 28/4। 4 से डिवाइड करो, 4×1 = 4, 4×7 = 28, फिर से 7 से डिवाइड करो, 7×1 = 7, 7×3 = 21, तो √25/3 आंसर आ गया। एंड 25/3 का रूट क्या होता है? फिर 25 का रूट होता है 5, और नीचे का √3 का तो रूट नहीं होता है, तो 5/√3 आंसर आ गया। ये पा क्या? 5/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां सवाल। The RMS speed of a gas at temperature T is 2 times the RMS speed at 320 केल्विन। यार इधर पे गैस है कि साउंड है, क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि वो कांस्टेंट तो उड़ जाता है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, √3RT/मोलर मास। सेम गैस है, वही गैस, तो मोलर मास सेम, 3 सेम, R सेम, तो क्या आया? वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू √T। खत्म। तो आपको बोला है T टेम्परेचर पे जो स्पीड था, नहीं, द स्पीड ऑफ गैस एट द टेम्परेचर T इज 2 times as that of speed at ये 320, मतलब when the temperature was 320 केल्विन, तब स्पीड इज v। ठीक है, इन्होंने बोला है, मैं नहीं बोल रहा। जब इसका टेम्परेचर 320 था, तो स्पीड था v। जब टेम्परेचर T हो गया, तो स्पीड कितना हो गया? 2v। शांति से रेशियो ले लो डायरेक्टली, तो आप सीधा सीधा बोलोगे सर V2/V1 विल बी इक्वल टू रूट ऑफ T2/T1। V2 कितना है? 2 टाइम, तो 2v1/v1 विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ T2
सर हायर टेम्परेचर दिया है कि लोअर टेम्परेचर दिया है? सोचो, ये लाइन रीड करो बच्चों, ये लाइन रीड करो अच्छे से। हायर टेम्परेचर दिया है कि लोअर टेम्परेचर दिया? The RMS speed at this temperature is twice the speed at this. तो मुझे पता है ये लो टेम्परेचर है। कैसे? क्योंकि ये लो टेम्परेचर पे लो स्पीड है और ये हाई टेम्परेचर पे स्पीड ज्यादा है। हाई टेम्परेचर पे स्पीड ज्यादा है, तो हाई टेम्परेचर T2, लो टेम्परेचर T1 वो 320 है। अब क्या करना है? 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ T2 बाय 320 स्क्वायर कर दो, तो 4 इज इक्वल टू T बाय 320 केल्विन। इधर भेज दो, मल्टीप्लाई कर देगा। 4 3 12, 4 दूनी 8, 1280 आ गया आंसर। नेक्स्ट वन। ओके, मैसेज कर रहा था, सॉरी। हाँ, अभी आगे बढ़ते हैं। 21st क्वेश्चन। अभी देखते हैं अगले सवाल को कैसे सॉल्व करना है। अकॉर्डिंग टू दी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस व्हेन टू मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर, ओके, जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो क्या होता है? नीदर द काइनेटिक एनर्जी नॉर द मोमेंटम इज कंजर्व्ड। सबसे पहला चीज याद रखना मोमेंटम का। लॉज ऑफ मोशन में सिखाया है आपको, मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, नो मैटर व्हाट, ऑलवेज कंजर्व। ठीक है, मोमेंटम ना हमेशा कंजर्व होता है, मतलब वो कोलिजन इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, मतलब कि एनर्जी बचे या ना बचे, मोमेंटम हमेशा होता है कंजर्व। तो इन लोगों ने बोला नीदर काइनेटिक एनर्जी नॉर मोमेंटम, ये तो गलत है। मोमेंटम इज कंजर्व हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व बट मोमेंटम इज नॉट कंजर्व नहीं होता है, मोमेंटम तो कंजर्व होता ही है। तो देखा जाए तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए ना, दो ही ऑप्शन बचे ना। तो ऐसे एटलीस्ट आप लोग जय माता दी भी मारोगे ना, मटका मारने के पहले भी आपको ये पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन एटलीस्ट लगा सकते। नाउ कोलिजन बच्चों दो टाइप के होते हैं। कौन से दो टाइप के कोलिजन होते हैं? एक कोलिजन होता है इलास्टिक और दूसरा होता है इन इलास्टिक। ठीक है, एक कोलिजन होता है इलास्टिक, दूसरा कोलिजन होता है इन इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी भी कंजर्व होता है, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग आइडियल गैस लेते हैं, और आइडियल गैस क्या होता है? द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, दैट मींस एनर्जी भी कंजर्व और मोमेंटम भी कंजर्व, ये आंसर है। तो बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ आर कंजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd। The molar specific heat of an ideal gas at constant pressure and constant volume is Cp and Cv. If R is the universal gas constant and ratio of Cp to Cv is gamma, then Cv is how much? ओके, अभी बहुत सारे देखो, ये बहुत इजी सवाल है बट बहुत सारे बच्चों का अप्रोच नहीं आता है। मैं आपको अप्रोच बताता हूँ बेटा। देखो, आपको दो रिलेशन पता होना चाहिए। पहला Cp माइनस Cv इज आर, और दूसरा Cp बाई Cv इज गामा। अभी सबसे पहले इतना समझ जाओ, जो ढूंढना होता है ना बच्चों, ठीक है, जो टारगेट होता है ना, वो टारगेट मतलब इक्वेशन में होना चाहिए। ऑब्वियसली जो टारगेट है वो इक्वेशन में होना चाहिए। तो जो अनवांटेड है, बराबर, जो अनवांटेड है वो अनवांटेड को सब्स्टिट्यूट करो। जैसे आपको सीवी चाहिए, ठीक है सर, मुझे सीवी का वैल्यू ढूंढना है। आपके ऑप्शन में आर भी दिख रहा है, मतलब कि क्या नहीं चाहिए आपको? सर मुझे सीपी नहीं चाहिए। ओके, तो अगर आपको सीपी नहीं चाहिए तो सीपी को सब्स्टिट्यूट करो, समझा? अगर आपको सीपी नहीं चाहिए तो सीपी को सब्स्टिट्यूट करो। अब सीपी को मैं कैसे सब्स्टिट्यूट करूंगा? ये सीवी को इधर भेज दो तो आएगा सीपी इज इक्वल टू गामा इंटू सीपी, सीवी सॉरी, सीपी इज इक्वल टू गामा इंटू सीवी। अब ये सीपी को उठा के इधर पे डंप कर दो, हो गया जुगाड़। सीपी की जगह पे क्या आएगा? गामा सीवी माइनस सीवी विल बी इक्वल टू आर। ये लॉजिक होता है। जो अनवांटेड होता है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, जो वांटेड होता है उसका लेटर अपने आप आ जाएगा। तो सीवी को कॉमन निकालो, अंदर आएगा गामा माइनस वन। पूरा टर्म को उधर भेजो तो यू गेट सीवी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस वन। सीवी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस वन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी भी नहीं, तो पक्का ऑप्शन डी में रहेगा। ऑप्शन डी हमको दिख ही नहीं रहा है। ये आंसर है आर अपॉन गामा माइनस वन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिलेशन फॉर गेन-लुसाक्स लॉ? ओके, ट्रस्ट मी, ये लॉजिक सीखोगे ना, बोलोगे सर आप ग्रेट हो। जस्ट किडिंग, एक्चुअली
ये मैंने सीखा था क्योंकि बड़े हरामी दोस्त थे मेरे 11th 12th में, तो उनके साथ बैठ के हम लोग फालतू बातें ही करते थे, तो ये चीज में मेरा वो लॉजिक लग गया अचानक से, वहां पे दिमाग पे चला गया। तो देखिएगा, सबको आइडियल गैस इक्वेशन पता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। बीच में का एन और आर नहीं लिखा क्योंकि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है ना, तो बीच में का एन और आर हटा दी। अभी देखो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, आपको इतना पता होना चाहिए। एक होता है बॉयल्स लॉ, दूसरा होता है चार्ल्स लॉ, और तीसरा होता है गे-लुसैक्स लॉ। ठीक है नाउ, ये अल्फाबेट देखो, सबसे पहला लेटर बी आता है, दूसरा लेटर सी आता है, और तीसरा लेटर जी आता है। और बहुत आसान मेथड क्या पता है, देखिएगा आपको मजा आ जाएगा। पहला लेटर बी है ना, तो बॉयल्स लॉ फर्स्ट टू लेटर्स के लिए, फर्स्ट टू मतलब बॉयल्स लॉ प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशन देता है, और दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मालूम है? ओके। दूसरा लेटर सी है, तो दूसरा लेटर क्या है? सी। तो जो सी है चार्ल्स लॉ, वो वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन देता है। और सबसे बेस्ट जीत जाओगे, मजा आ जाएगा, गे-लुसैक्स लॉ, नाम में सीक्रेट छुपा है, बीच का नहीं है। सॉरी, आई फील वेरी एम्बैरेस्ड ये बताते हुए कि पूरे महाराष्ट्र के स्टूडेंट से देखेंगे, बोलेंगे कि धीरज सर फिर क्या पढ़ा रहे हैं तो उसके पास बीच का टर्म नहीं है, हटा दो। तो व्हाट यू गेट, प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन है। अब सबको पता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखो, एनआर को कांस्टेंट रखो, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ये हमारे गे भैया बताते हैं, सॉरी, गे-लुसैक्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, सॉरी 24। Two bodies A and B radiate maximum energy with wavelength difference 4 micrometer. Okay, ये वेवलेंथ का डिफरेंस है, 4 माइक्रोमीटर से उनका वेवलेंथ डिफर हो रहा है। ठीक है, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर बॉडी का ए का 3 टाइम्स है बी बॉडी के हिसाब से, देन द वेवलेंथ इज हाउ मच। नाउ चाहिए तो वीडियो को पॉज करो और सोचो, पहले आप लोग लिख लो बोर्ड पे या अपने नोटबुक में कि कौन से टर्म्स में रिलेशन चाहिए और कौन सा फॉर्मूला है। हमेशा ऐसा अप्रोच करो, जिसको सीखना है ना फिजिक्स न्यूमेरिकल, वो ऐसा अप्रोच करो। सबसे पहले देखो कि कौन से टर्म्स में रिलेशन लाना है, ठीक है, कौन से टर्म्स में रिलेशन लाना है वो देखो, और उसके बाद टारगेट देखो कि आपका टारगेट क्या है। अभी देखो जरा कि कौन से टर्म्स में रिलेशन लाना है। वेवलेंथ, ओके, एक है वेवलेंथ का डिफरेंस, मतलब पक्का है वेवलेंथ का रिलेशन लाना है, और ऑप्शन देख लो, वेवलेंथ। और वेवलेंथ को किससे रिलेट किया? द टेम्परेचर। अच्छा, वेवलेंथ को टेम्परेचर से रिलेट किया, तो जैसे ही आप लोग ने ये देख लिया ना, आपको अचानक से याद आएगा कि कौन सा टॉपिक है। तो टर्म देखने का, टारगेट देखने का, अपने आप आपको टॉपिक याद आएगा कि विच टॉपिक इट इज बेस्ड ऑन। so this is Wien's displacement law, that is lambda is inversely proportional to temperature। ये क्लियर है? बराबर, लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अभी कौन सा लैम्बडा ढूंढना है, वो लैम्बडा ऊपर लिखो। आपको ढूंढना है बी का वेवलेंथ, देखो दिया है आपका टारगेट, देखो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ बी। तो बी का वेवलेंथ ढूंढना है, तो मैं लिखूंगा वेवलेंथ ऑफ बी बाय वेवलेंथ ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ ए बाय टेम्परेचर ऑफ बी। ये उल्टा क्यों? क्योंकि सर ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नाउ लैम्बडा बी बाय लैम्बडा ए इज इक्वल्स टू टी ए बाय टी बी। यहां तक क्लियर है? अभी एक हिंट देखो, एक हिंट दिया है, क्या हिंट दिया है देखो जरा। दो हिंट दिए, दो हिंट, दो बॉडीज का आपको वेवलेंथ डिफरेंस दिया है, चार। दैट मींस दो ऑप्शन हो सकता है बेटा, ध्यान से सुनना। लैम्बडा ए माइनस लैम्बडा बी चार हो सकता है, नहीं तो लैम्बडा बी माइनस लैम्बडा ए चार हो सकता है। सर मुझे कैसे पता कि वेवलेंथ किसका ज्यादा है? तो यहाँ पे आपके पास हिंट है, वेवलेंथ और टेम्परेचर उल्टा रिलेशन, मतलब जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा। हुज टेम्परेचर इज मोर, तो इससे आपको दूसरा हिंट मिलेगा, देखो दूसरा हिंट, द टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए इज 3 टाइम्स द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, मतलब द टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए इज 3 टाइम्स द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी। दैट मीन्स ए का टेम्परेचर इज मोर। अगर ए का टेम्परेचर इज मोर, दैट मीन्स ए का वेवलेंथ इज लेस, ऑब्वियसली क्योंकि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ए का वेवलेंथ कम है, बी का वेवलेंथ ज्यादा है, तो ए में से बी माइनस नहीं होगा, बी में से ए माइनस होगा। तो देखिए ये रिलेशन है आपके पास और ये रिलेशन है, ये दो रिलेशन है, दोनों को उठा के यहाँ पे डंप कर दो, बहुत इजी है। क्या ढूंढना है? लैम्बडा भी ढूंढना है ना, दैट मीन्स आपको लैम्बडा भी चाहिए और लैम्बडा ए नहीं चाहिए, तो इधर से लैम्बडा ए एडजस्ट करो, तो यू गेट लैम्बडा ए इधर भेजो, चार इधर भेजो, तो यू गेट लैम्बडा ए इज हाउ मच, लैम्बडा ए इज इक्वल टू लैम्बडा बी माइनस चार। लैम्बडा ए इज हाउ मच,
लैम्बडा बी -4। तो अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, देयरफॉर लैम्बडा बी एज इट इज, लैम्बडा ए कितना, दैट इज लैम्बडा बी -4। ये पहला एडजस्टमेंट हो गया। हाँ, टी ए कितना है, द टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए इज 3 टाइम्स, मतलब ए का टेम्परेचर बी से 3 गुना, तो 3 टाइम्स टी बी। झेपा ना, टेम्परेचर ऑफ ए इज 3 टाइम्स द टेम्परेचर ऑफ बी, तो टी ए ना लिख के मैं 3 इंटू टी बी लिखूंगा, और नीचे तो टी बी ही था, टी बी उड़ गया, तो आई गेट लैम्बडा बी बाय लैम्बडा बी -4 इज इक्वल टू 3। ये पूरे टर्म को इधर भेजूंगा, तो आई गेट लैम्बडा बी इज इक्वल टू 3 इंटू लैम्बडा बी -4। तो दिस इज लैम्बडा बी इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बी -12। -12 इधर भेजो, लैम्बडा बी इधर भेजो, तो -12 इधर जाके +12 हो जाएगा, और लैम्बडा बी इधर जाके 3 लैम्बडा बी माइनस लैम्बडा बी विल बी 2 लैम्बडा बी आ जाएगा। अभी 2 और 12 को डिवाइड करो, आंसर आ गया 6। अरे सुख की अनुभूति हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। ओह गॉड, क्या सवाल है, वाह। अगेन हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी। जब सर बोलते हैं ना हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन है सीईटी के लिए, तो सच में हाईएस्ट लेवल का ही क्वेश्चन है। इससे डिफिकल्ट सवाल नहीं मिलेगा आपको, पक्का है, मुंह पे चैलेंज देता हूँ। केटीजी में, ग्राफ में, केटीजी क्या बोलेंगे, ये केटीजी और थर्मो का मिक्स है, तो ये ग्राफ में इससे ज्यादा हाई लेवल का सवाल नहीं आएगा। इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, तो मैं आपको टाइम लेके समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया देखो, इन द पीवी डायग्राम शोन, दो एडियाबेटिक पार्ट्स है, दो एडियाबेटिक पार्ट है और दो आइसोथर्मल पार्ट है। तो मैं यहाँ पे फिर कलर कोड यूज करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ए बी पिंक कलर, बेबो दिए गल्ला, पिंक पिंक, सॉरी ये वाला आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के प्रोसेस का कंडीशन क्या होता है सबको पता है। आइसोथर्मल का मतलब है द टेम्परेचर इज सेम। तो आइसोथर्मल में फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट कौन सा प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस है ए से बी। अगर आप लोग ए से बी जा रहे हो, मतलब सीधी बात है, द टेम्परेचर ऑफ ए इज सेम एज टेम्परेचर ऑफ बी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जेपा क्या, टेम्परेचर ऑफ ए इज सेम एज टेम्परेचर ऑफ बी, क्योंकि आइसोथर्मल। ओके, आइसोथर्मल में और एक फिर कंडीशन होता है, क्या होता है वो कंडीशन, दैट इज, अभी सबको आइडियल गैस इक्वेशन पता है कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी बराबर। यहाँ पे एन इज कांस्टेंट क्योंकि सेम गैस है, आर इज कांस्टेंट, एंड आपको टेम्परेचर भी दिया है कांस्टेंट, कि टेम्परेचर भी सेम है, बोला है ना आइसोथर्मल। तो क्या बचा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, प्रेशर ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी इंटू वेलोसिटी ऑफ बी, प्रेशर ऑफ बी इंटू वेलोसिटी ऑफ बी। या तो ऐसा बोलो, या तो ऐसा बोलो, या तो उल्टा लिख सकते हो, रेशियो लिख सकते हो। कैसे, आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि सर प्रेशर इंटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब सीधा बोल सकता हूँ कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो अगर आपका प्रेशर और वेलोसिटी उल्टा रिलेशन है, तो आप सीधा लिख सकते हो प्रेशर ऑफ ए बाय प्रेशर ऑफ बी। टेम्परेचर क्यों लिखा मैंने, प्रेशर ऑफ ए बाय प्रेशर ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू, यार मैं वेलोसिटी क्यों बोल रहा, वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ बी बाय वॉल्यूम ऑफ ए। अरे माइंड मत करना, मैं थोड़ा सा गधे जैसा मैं कुछ भी बोल देता हूँ, ठीक है, डोंट माइंड मी। न्यूमेरिकल में मैं फ्लो में घुसा रहता हूँ ना, तो मैं फ्लो फ्लो में बाकी सब कुछ इग्नोर मार देता हूँ, तो वो थोड़ा मेरा एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है, वो अच्छी चीज है कि मैं घुस जाता हूँ न्यूमेरिकल में आपको समझाने के लिए। एक्चुअली मुझे साइकोलॉजी भी सोचना पड़ता है ना, कि बच्चों को कौन से टोन में बोलूंगा तो समझेगा, और व्हाट इफ ये टोन में बोला हुआ नहीं समझेगा तो कैसे टोन चेंज करना है। तो वो सब पे ध्यान थोड़ा सा ज्यादा रहता है, तो इसकी वजह से कभी कभार मिस्टेक हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, ये समझा सबसे पहले, ये आइसोथर्मल है। सेम लॉजिक सेकंड में भी लगा सकता हूँ, तो सेकंड में भी सेम। सेकंड का प्रोसेस क्या है, सेकंड का प्रोसेस है C2D। C2D मतलब टेम्परेचर ऑफ सी इज सेम एज टेम्परेचर ऑफ डी। ये सेकंड का रिजल्ट है, तो इसको भी मार्क करके रखता हूं। अब इसमें भी मैं रेशियो चाहूं तो ले सकता हूं, कौन सा, ये वाला सेम, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एन इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट, टी इज कांस्टेंट, मतलब कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो प्रेशर ऑफ सी इंटू वॉल्यूम ऑफ सी विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ डी इंटू वॉल्यूम ऑफ डी। या रेशियो लिख सकता हूं, दैट इज प्रेशर ऑफ सी बाय प्रेशर ऑफ डी विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डी बाय वॉल्यूम ऑफ सी।
लिखने की अगर इच्छा होगी तो देखते जरूरत पड़ेगा कि नहीं। हाँ, अभी थोड़ा लंबा सांस लेते हैं। बच्चों, जब भी आपको ऐसा लगता है ना कि नॉन स्टॉप में ज्यादा बोल रहा हूँ, तो हो जाता है आपका ध्यान, हो सकता है भटक सकता है। जस्ट पॉज द वीडियो। बॉयज के लिए तो बेस्ट है। पुशअप स्टार्ट कर दो। घर पे जहां पे भी रहोगे ना, पुशअप स्टार्ट कर दो सीधा। पैर फैलाओ, हाथ लगाओ, और पुशअप स्टार्ट कर दो। 1 2 3, बहुत फायदा होता है। ट्रस्ट मी। दिमाग अचानक से चलना स्टार्ट होता है। मैं भी बहुत बार ही करता हूँ। एनीवे, अभी अगला स्टेप क्या है, देखते हैं अगला स्टेप। अगला स्टेप ऐसा है कि बी से सी अडियाबैटिक है। देखो बोला है अडियाबैटिक, ये अडियाबैटिक है। वैसे ही डी से ए। तो अडियाबैटिक का कंडीशन क्या होता है? अडियाबैटिक का जो कंडीशन होता है बच्चों, वो ये होता है कि पीवी रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपको पता होना चाहिए अडियाबैटिक का कंडीशन। ठीक है। अडियाबैटिक का कंडीशन क्या होता है? इस अडियाबैटिक का कंडीशन होता है पीवी रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ध्यान से सुनना। आपका टारगेट देखो जरा, टारगेट में कौन से टर्म्स में रिलेशन है? जस्ट लुक एट द टारगेट। कौन से टर्म्स में रिलेशन है? सर, टारगेट में मेरे पास टेम्परेचर्स का रिलेशन दिया है, और वॉल्यूम का रिलेशन। अगर तो आप अगर देखोगे तो आपके पास टेम्परेचर को चलेगा, आपको टेम्परेचर के लेटर्स ये चलेंगे, और वॉल्यूम का लेटर भी एक टाइम पे चलेगा। वर्स्ट केस में आपको टेम्परेचर भी चलेगा, बट प्रेशर नहीं चलेगा, क्योंकि इन लोगों ने प्रेशर का लेटर दिया ही नहीं। तो क्या करने का है? सीधी बात है, प्रेशर को ठिकाने लगाओ। आज रात हमको इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो प्रेशर को ठिकाने लगाओ। प्रेशर को, अब प्रेशर को मैं कैसे ठिकाने लगाऊंगा, देखिएगा, मजा आ जाएगा। ट्रस्ट मी, बोलोगे सर क्या भारी बताया। देखिए इधर पे, पीवी रेस टू गामा इज कांस्टेंट। ठीक है। अब उसे मुझे ये तो पता है कि सर वो आइडियाबैटिक हो या आइसोथर्मल या वॉट एवर हो, आइडियल गैस इक्वेशन तो मानेगा। व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ये तो क्लियर है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अब आप सोचो बच्चों, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, प्रेशर इंटू वॉल्यूम रेस टू गामा को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? वॉल्यूम रेस टू 1 इंटू वॉल्यूम रेस टू गामा -1। देखो जरा आपको झेप आएगा। अरे देखना, वॉल्यूम रेस टू गामा आना चाहिए ना, तो देख ऐड करके 1 + गामा -1 तो वही आएगा, गामा ही आएगा। झेपा क्या? तो मुझे आंसर मिल सकता है, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो अभी बताओ कि पीवी क्या होता है? पीवी होता है एनआरटी। तो मैंने आइडियल गैस लगाया। क्यों आइडियल गैस लगाया? क्योंकि इससे मेरा फिर प्रेशर लग गया ठिकाने। तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तो एनआरटी इंटू वॉल्यूम रेस टू गामा -1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अभी ये एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो क्या आया? टेम्परेचर इंटू वॉल्यूम रेस टू गामा -1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये एक शॉर्टकट के जैसा आप लोग याद रख सकते हो, ये रट्टा मार लो। ये शॉर्टकट में काम आता है बहुत ज्यादा। ठीक है। अभी जब इतना समझ में आ गया है, तो अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग रेशियो लेते हैं। चलो अब हम लोग रेशियो लेते हैं, ठीक है, मजा आ जाएगा, देख लेना। सबसे पहले कौन सा प्रोसेस है? सर इधर पे मेरे को देख के समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम रेस टू गामा -1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फिक्स है, क्योंकि टेम्परेचर उधर जाके डिवीजन में जाएगा। अभी लेट्स टेक द फर्स्ट प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस बताओ तो, कौन सा आइडियाबैटिक का? बी टू सी। ओके, बी टू सी है ना, तो लो, वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सी द होल रेस टू क्या है? गामा -1 विल बी इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ सी बाय टेम्परेचर ऑफ बी। समझा? टेम्परेचर ऑफ सी बाय टेम्परेचर ऑफ बी। अब देखते रहिए, मतलब एकदम ऑलमोस्ट आंसर आ गया है। आंसर आ गया है, देखिए। सेकंड प्रोसेस देखते हैं। सेकंड प्रोसेस में क्या है? डी टू ए। सेकंड प्रोसेस डी टू ए। तो ये भी तो आपका आइडियाबैटिक है, तो मैं क्या लिखूंगा इधर पे? वॉल्यूम ऑफ डी अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए द होल रेस टू गामा -1 विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ ए बाय टेम्परेचर ऑफ डी, क्योंकि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये दूसरा रिलेशन आ गया। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आराम से सोच के ध्यान से। इधर देखो, ये देखो, ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, और दोनों के आरएचएस देखो। इसका राइट हैंड साइड देखो और इसका राइट हैंड साइड आरएचएस। क्या मैं बोल सकता हूं कि टेम्परेचर देखो इधर पे, टेम्परेचर ऑफ ए और टेम्परेचर ऑफ बी सेम है? ए और बी का टेम्परेचर सेम है। वैसे ही सी और डी का टेम्परेचर भी सेम है, सी और डी का। ओके। तो सर अगर ए और बी का टेम्परेचर सेम है, तो मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो ज्यादा फायदा होगा। ओके, तो एक काम करता हूं, मैं रेसिप्रोकल लेता, देखना। मुझे इतना दिख रहा है कि ए का टेम्परेचर और बी का टेम्परेचर सेम है, तो एक काम करता हूं मैं,
ध्यान से देखिएगा, बी का टेम्परेचर नीचे है ना, तो ए का टेम्परेचर नीचे लेता हूं। वैसे ही सी और डी का टेम्परेचर सेम है, ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ सी ऊपर है तो टेम्परेचर ऑफ डी ऊपर लेता हूं। अब इधर पे बताओ क्या आएगा, गामा-1 में। अरे सर, टेम्परेचर और वॉल्यूम उल्टा रिलेशन है, तो अगर टी डी ऊपर है तो वॉल्यूम डी नीचे, टी ए नीचे तो वॉल्यूम ए ऊपर। सिर्फ एडजस्टमेंट है रे, सिर्फ एडजस्टमेंट। अब इधर तक आ गया। नाउ लुक एट द इक्वेशंस, लुक एट द आरएचएस एंड टेल मी, यूज योर ब्रेन्स। आरएचएस देखो दोनों का, क्या दोनों का आरएचएस सेम दिख रहा है? ऑफ कोर्स सेम दिख रहा है, क्यों? टीडी टीसी दोनों सेम है, टीए टीबी दोनों सेम है। मतलब टीए ना लिख के टीबी लिख सकता हूं इधर पे, और टीडी ना लिख के यहाँ पे टीसी लिख सकता हूं, मतलब दोनों का आरएचएस सेम है। सर अगर दोनों का आरएचएस सेम है मतलब दोनों का एलएचएस सेम होगा, सो इट इज वीए अपॉन वीडी रेज टू वॉट एवर बी द पावर must be equals to VB upon VD, VC, whatever be the power. Power उड़ा दो, तो you get the answer. VA upon VD will be equals to VB upon VC. आपको क्या ढूंढना है? आपको VB upon VA ढूंढना है। देखो आपका टारगेट VB upon VA, तो VA को इधर भेज दो नीचे जाएगा, VC को इधर भेज दो ऊपर जाएगा, तो you get VC ऊपर जाएगा और VA नीचे जाएगा, VB upon VA। आगे आंसर VB upon VA equals to VC upon VD, VC upon VD, ये आंसर है। झेपक है। अगला सवाल। बाप रे, इतना ज्यादा लंबा टाइम लग गया इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, प्रभु। नेक्स्ट 26, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक, ये हो गया है, ये कंजर्वेशन हो गया। आगे ओके, a star P behaves like a perfectly black body emitting radiant energy at temperature T. Another star Q also behaves like a perfectly black body emitting radiant energy at temperature T by 4 and has radius 8 times the radius of star B R ray. हो गया है लॉजिक इसका एक सवाल में, बट कोई बात नहीं, हम लोग फिर से बात कर लेंगे इसके ऊपर। लेट्स सी, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कौन कौन से टर्म्स इधर पे और कौन से टर्म्स सेम है। लेट्स सी, पहले तो a star P emits the energy at temperature T, another star Q emits, अच्छा, ये स्टार P भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी है और वो एनर्जी निकाल रहा है T टेम्परेचर पे। दूसरा स्टार है Q, वो भी आपका परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, वो एनर्जी निकाल रहा है एट टेम्परेचर T बाय 4 पे। ओके ओके, तो एक टेम्परेचर का रिलेशन है। दूसरा रेडियस का, रेडियस का क्या रिलेशन है? एंड हैज रेडियस 8 टाइम्स द रेडियस ऑफ स्टार P। ओ, तो सर रेडियस और टेम्परेचर दिया है और पूछा क्या है? टारगेट पे जाओ, टारगेट क्या पूछा है? सर टारगेट पूछा है रेशियो ऑफ ये एनर्जी एमिटेड। कोई बात नहीं, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। बच्चों आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर और रेडियस ये दोनों का रिलेशन दिया, और आपको ढूंढने को क्या बोला है? आपको ढूंढने बोला है द रेशियो ऑफ एनर्जी एमिटेड, आपको एनर्जी ढूंढना है। कोई बात नहीं, प्लीज सी, वी नो द फॉर्मूला ऑफ एमिसिव पावर, एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू 4। ये ब्लैक बॉडी ना, तो यहाँ पे लेटर मत दो, ई लेटर। अब एमिसिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाय एटी, क्यू बाय एटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू 4। अगर सिर्फ एमिसिव पावर ढूंढना होता तो वो सिर्फ आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बट इधर पे हीट ढूंढना है जो एरिया पे डिपेंड करता है। और मैं टाइम को हटा दूंगा क्योंकि दोनों भी केस में टाइम सेम रखूंगा मैं, तो टाइम को सेम रख, ये हट जाएगा। एरिया इधर भेजो, तो यू गेट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू टी रेज़ टू 4। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया? एरिया का फॉर्मूला इज 4 पाई आर स्क्वायर इनटू टी रेज़ टू 4। 4 पाई इज आल्सो कांस्टेंट, तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर इनटू टी रेज़ टू 4। दिस इज योर लॉजिक। अब आपको रेशियो निकालने का है, तो किसका रेशियो निकालने का है? P अपॉन Q का। बहुत इजी, द हीट एमिटेड बाय P, ठीक है, heat emitted by P upon heat emitted by Q, ठीक है, heat emitted by P upon heat emitted by Q will be equals to whose radius by whose radius? Radius of P upon radius of Q, क्योंकि दोनों डायरेक्टली हैं, और पूरे का स्क्वायर इनटू टेम्परेचर, ये भी डायरेक्टली, ये भी डायरेक्टली, ये भी डायरेक्टली, तो टेम्परेचर ऑफ P ऊपर आएगा, टेम्परेचर ऑफ P ऊपर और टेम्परेचर ऑफ Q नीचे। बट इसका पावर क्या है? सर इसका पावर 4 है। नो प्रॉब्लम, अब मुझे बस डेटा बताओ। देखो क्या लिखा है, रेडियस 8 टाइम्स एज दैट ऑफ स्टार बी, मतलब रेडियस ऑफ Q इज 8 टाइम्स द रेडियस ऑफ P। ये डेटा दिए, रेडियस ऑफ Q इज 8 टाइम्स द रेडियस ऑफ P। और क्या दिया? तो रेडियस ऑफ Q मिल गया
8 टाइम्स। और टेम्परेचर देखो, पी का टेम्परेचर है टी जितना, और क्यू का टेम्परेचर देखो कितना है, क्यू का टेम्परेचर T/4। मतलब इधर पे मुझको फिर क्यू को भी सब्स्टिट्यूट करना, पी को भी सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखो, द हीट ऑफ पी अपॉन हीट ऑफ क्यू विल बी इक्वल्स टू रेडियस ऑफ पी, नहीं पता, उसको एज इट इज रखो। रेडियस ऑफ क्यू हाउ मच इज द रेडियस ऑफ क्यू? रेडियस ऑफ क्यू इज 8 टाइम्स द रेडियस ऑफ क्यू द होल स्क्वायर इनटू टेम्परेचर ऑफ पी कितना है टी, अपॉन व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ क्यू, T/4 टी टी उड़ गया, आरबी उड़ गया, क्या आएगा सर ये 8 नीचे, तो नीचे आएगा 8 इंटू 8, और ये 4 ऊपर जाएगा ऑब्वियसली, तो ये 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ये 4 बार हो रहा है। तो 4 1 जा 4 2 जा 4 1 जा 4 2 जा 2 2 जा 4, और एक 4 हट गया, क्या आंसर आया? फाइनल आंसर 4 आया, ऊपर नीचे क्या बचा 1 बचा, तो 4/1 आपका आंसर है। वेरी सिंपल। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? द रेडिएशन एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वेवलेंथ एट टेंपरेचर T इज मैक्सिमम एट वेवलेंथ लैम्डा नॉट एट टेंपरेचर 2T द वेवलेंथ। अरे यार सर, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसका वेवलेंथ कम रहेगा। तो पहले के टेम्परेचर पे वेवलेंथ लैम्डा था, न्यू टेम्परेचर डबल हो गया, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम होगा, कितना होगा वेवलेंथ? आधा होगा, आधा। आगे आंसर, टाइम वेस्ट नहीं करने का, रेशियो टाइप में फटाक से आंसर देने का। कितने सवाल है इसमें भाई? ओ भाई भाई भाई, 37 क्वेश्चन है यार, मेरे ख्याल से 2 घंटे के आसपास वीडियो आ गया। 37 है, और मैं अभी कौन से पे हूँ? मैं अभी हूँ 29 पे। चलो अब फास्ट करूंगा मैं। ये कितना है ये नहीं समझ में आ रहा है। 10⁻21 लूँ क्या, या 10⁻23? आई डोंट नो, छोट जो भी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये, ठीक है जो भी रहेगा। इतने मॉलिक्यूल्स गैस है, हर एक का मास दिया है, मतलब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल दिया है, मास ऑफ एक मॉलिक्यूल दिया है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं। और ये पर सेकेंड है, मतलब जो भी आपके पास मास दिया है ना बच्चों, मास या नंबर, दैट इज पर यूनिट टाइम। जो भी मास दिया है दैट इज पर यूनिट टाइम। अब टोटल मास कैसे निकालते हैं बच्चों? टोटल मास निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी दिया है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल भी दिया है, ठीक है, बट ये सब पर यूनिट टाइम है। तो मास के अंदर ही टाइम छुपा हुआ है, याद रखना, मास के अंदर ही टाइम छुपा हुआ है। पर सेकेंड पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ओ पर सेकेंड भी है, और पर स्क्वायर सेंटीमीटर भी, मतलब सर एक्चुअली मास नहीं है, दिस इज मास पर यूनिट टाइम आल्सो एंड पर यूनिट एरिया आल्सो। ओ आई गेट इट सर, आई गेट इट, क्योंकि यहाँ पे इट इज नॉट जस्ट केजी, इट इज केजी पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और कितना एंगल पे गिर रहा है? 60 डिग्री विद द नॉर्मल, मतलब ये भिंत है आपके पास, भिंत, ये भिंत का नॉर्मल, ये कहां से गिर रहा है? 60 डिग्री पे, यहां से। तो जब 60 डिग्री से गिरेगा तो 60 डिग्री से बाउंस बैक भी होगा, ठीक है। हाँ, ये वेलोसिटी इसका 500, और सेम वेलोसिटी से बाउंड होगा, रिबाउंड होगा। देन द प्रेशर इज हाउ मच? अभी देखो इसका स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ बच्चों। अगर वो ये डायरेक्शन में वेलोसिटी है v, जब वो इसको धक्का मारेगा तो कौन से वेलोसिटी का कंपोनेंट वॉल पे मारेगा? अब आप सोचो, अगर मैंने वेलोसिटी को रिजोल्व किया, देखिए ये वेलोसिटी को रिजोल्व किया, तो ये वेलोसिटी को दो पार्ट में रिजोल्व करूंगा, ये दोनों में, ठीक है। वैसे ही ये वेलोसिटी जब बाउंस बैक होगा, ये वेलोसिटी इसको दो पार्ट में करूंगा तो ये दो होगा। अब आप ही सोचो सर, ये वेलोसिटी वर्टिकल वाला और ये वेलोसिटी वर्टिकल वाला दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। कौन सा वेलोसिटी चेंज हो रहा है? ये वाला वेलोसिटी चेंज हो रहा है, बाउंस बैक वाला। झेपा क्या? झेपा वर्टिकल वेलोसिटी यूज जैसे। तो ये वेलोसिटी फिर कितना रहेगा? जस्ट रिजॉल्व इट, अल्टरनेट एंगल, ये 60 डिग्री, तो दिस इज v, तो ये कितना है v cos, ये v cos, ठीक है, ये वी साइन। तो वी साइन नहीं चेंज होगा क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस रहता है, तो वी साइन नहीं चेंज होगा। तो क्या बचा? वी कॉस। धक्का लगने के बाद भी ऑब्वियसली ये 60 डिग्री, तो ये क्या होगा? वी कॉस। ये भी वी कॉस, ये भी वी कॉस, समझा? सिर्फ एक पॉजिटिव रहेगा, एक निगेटिव रहेगा। तो हाउ मच इज द चेंज इन वेलोसिटी? हाउ मच इज द चेंज इन वेलोसिटी? सर द चेंज इन वेलोसिटी इज 2 वी कॉस। प्लीज जीरो मत बोलना इडियट्स। एक गाड़ी मान लो अगर 40 के स्पीड पे, और वो अगर रिवर्स में 40 के स्पीड पे आ गई, तो हाउ मच इज द चेंज? चेंज इज नॉट जीरो, चेंज इज 80, 80,000 के, सॉरी। तो चेंज इन वेलोसिटी इज वी कॉस प्लस वी कॉस 2 वी कॉस, समझा? 2 वी कॉस 60, कॉस 60 फिर कितना होता है? 1/2, तो 2 टूट गया, तो चेंज इन वेलोसिटी हाउ मच? वी। यहां तक समझ में आया सबको? अगर आपको चेंज इन वेलोसिटी मिल गया, अब सबसे पहले मोमेंटम निकालो बच्चों। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम?
मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। यहां पे अगर आप लॉजिक लगाओगे तो इधर पे मास नहीं है, यहाँ पे क्या है सर, जो मास इन्होंने दिया है दैट इज एक्चुअली मास पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। सो दिस इज मास पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इनटू इधर वेलोसिटी। तो हाउ मच इज द चेंज इन वेलोसिटी, v के जितना ही है, और v कितना था 500, ये आ गया 500। ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट इज वेलोसिटी बाय टाइम। सर वेलोसिटी बाय टाइम इज एक्सीलरेशन। ओके, तो दिस इज मास इनटू एक्सीलरेशन, और नीचे एरिया ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अरे सर मास इनटू एरिया फोर्स होता है, सॉरी मास इनटू एक्सीलरेशन फोर्स होता है, फोर्स बाय एरिया प्रेशर होता है। दैट मींस आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल का आपको मास पता है ना, एक मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल को के मास को टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई मार दो, तो n इंटू एम, समझा? ये हो जाएगा आपका मास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसको मल्टीप्लाई फिर किससे करना है, चेंज इन वेलोसिटी से, चेंज इन वेलोसिटी से करना है। और चेंज इन वेलोसिटी कैसे आया, ये v था, ये था v cos, बाउंस बैक होके भी v cos, तो v cos 2 v cos, खत्म। तो चेंज इन वेलोसिटी भी आ गया, खत्म। ये नंबर को, ये मास से, और ये चेंज इन वेलोसिटी v के जितना ही होगा, बस इससे मल्टीप्लाई करो, m m v, आंसर आ जाएगा। क्योंकि वेलोसिटी बाय टाइम एक्सीलरेशन होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन फोर्स होता है, और फोर्स बाय एरिया प्रेशर होता है, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। ओह गॉड, 2 आवर्स से ज्यादा आई डोंट विश टू एक्सटेंड वन वीडियो। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, 31st एक ऑब्जेक्ट है, ये टेम्परेचर से ये टेम्परेचर पे कूल हुआ 2 मिनट में, देन द टाइम इट टेक्स टू कूल फ्रॉम 55 डिग्री टू 45 डिग्री ऑन। बहुत सिंपल है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है ये। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कैसा था पता है, डी थीटा बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट। व्हाट इज डी थीटा, डी थीटा इज द चेंज इन टेम्परेचर, कितना चेंज हुआ है, डी टी इज व्हाट, चेंज इन टाइम। व्हाट इज थीटा, यहीं पे बच्चे घान करते हैं, थीटा इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी। बॉडी कहां से कहां तक गया है आप सोचो ना। देखो बच्चों, इसको मैं अच्छे से सॉल्व करता हूँ ब्लैक स्क्रीन ला के। मुझे एक बात बताइए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे से आपत्ति हो, एक बात बताइए, फर्स्ट केस में बॉडी का टेम्परेचर कहां से कहां पे गया, बॉडी का 75 से लेके 65 पे गया, तो व्हाट इज द एवरेज, एवरेज कैसे निकालते हैं, ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, या फिर डायरेक्टली बोलो बीच का वैल्यू, बीच का वैल्यू फिर कितना है इसका 70, फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में बॉडी का टेम्परेचर बताओ कहां से कहां तक गया है, 55 से 45 पे गया है, तो एवरेज कितना हो गया 50, ऑब्वियसली, ठीक है। हाँ, फर्स्ट केस में हाउ मच इज द चेंज इन टेम्परेचर, फर्स्ट केस में 75 टू 65, 10 डिग्री, हाउ मच टाइम इट टुक, 2 मिनट्स। सेकेंड केस में हाउ मच इज द अपना चेंज इन टेम्परेचर, 55 टू 45, ये भी 10 डिग्री, और टाइम कितना, यही तो ढूंढना है, ये तो ढूंढना है, नो प्रॉब्लम, लेट्स टेक द रेशियो। So it is d theta by dt in the first case by d theta by dt in the second case will be, ये क्या था, एवरेज टेम्परेचर, ये जो है ना ये थीटा, ये एवरेज टेम्परेचर होता है, तो थीटा एवरेज होता है वो, माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर, बाय थीटा एवरेज माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। ये फर्स्ट केस का सिनारियो, ये सेकंड केस का सिनारियो, सेम एकदम सेम, सिर्फ रेशियो लेने का, ये फॉर्मूले को 2 बार लिखने का। तो डी थीटा बाई डी टी फर्स्ट केस में क्या है 10/2, ठीक है, 10/2 होल डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट केस सेकंड केस में क्या है 10 बाय अननोन विल बी इक्वल टू, फर्स्ट केस का थीटा कितना है 70, रूम टेम्परेचर देखो तो कितना है, रूम टेम्परेचर दिया आपको 30 डिग्री, अपॉन सेकंड केस का टेम्परेचर कितना दिया आपको 50, रूम टेम्परेचर सेम रहता है 30, तो ये 10 10 उठ गया, ये क्वेश्चन मार्क ऊपर जाएगा, सो दिस विल बी अननोन टाइम बाय 2, 70 माइनस 30 40, 50 माइनस 30 20, दोनों को डिवाइड कर दो, 2 आएगा आंसर, ये इसको इधर भेजो, ये 2 इधर भेजो, तो अननोन विल बी 4, काम खल्ला, इजी पीजी। और 7 क्वेश्चन है, चलो फास्ट 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 फास्ट, 2 घंटे होने को आगे रहेंगे। मोनोटॉमिक गैस इनिशियल टेम्परेचर T1 एनक्लोजिंग सिलेंडर, ओके, इसको भी मुझे पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, ठीक है, लेट्स डू इट, रगड़ देते इसको अच्छे से।
देखो बच्चों, आप सोचो मैट्रिक्स में हर एक फैकल्टी, सिर्फ मैं ही नहीं, मैं तो उल्टा कुछ भी नहीं करता, हर एक फैकल्टी इतना ज्यादा एफर्ट मारते हैं ना, रिकॉर्डिंग करते हैं, लाइव लेक्चर लेते हैं, ये वो, मतलब ट्रस्ट हुई। मैं तो उल्टा अपने आप को कम एफर्ट मारने वाला लेता हूँ। मैं ऐसा समझता हूँ, बाकी टीचर्स जो है ना, भयंकर एफर्ट मारते हैं। तो अगर टीचर्स इतना एफर्ट कर सकते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, हम लोग ना बच्चों 10 आवर्स लेक्चर लेते हैं। लेक्चर 10 आवर्स जॉब नहीं करते, 10 आवर्स लेक्चर लेते। क्लास में तो हम लोग 11-12 घंटे रहते, सुबह 8 से रात के 8। ये सब करने के बावजूद वी टेक आउट टाइम फॉर आर स्टूडेंट्स, कि हम उनको वीडियो रिकॉर्ड करके या कुछ एक्स्ट्रा दे सके। तो ये बहुत ज्यादा एफर्ट लेता हूँ, ठीक है। आई होप आपको इसका अप्रिसिएशन होगा। और कैसे अप्रिशिएट करना है, हमको पैसे देके नहीं, आप एफर्ट करना है, हमको बीट करो, हमारे एफर्ट को आप लोग बीट करके दिखाओ, ऐसा। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन। आप लोग, एक सिलेंडर है आपके पास, ठीक है। इसका टेम्परेचर, स्टार्टिंग का टेम्परेचर T1, द गैस इज अलाउड टू एक्सपांड टू द टेम्परेचर T2। और ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन यहां से हिलेगा ऑब्वियसली। तो पिस्टन का स्टार्टिंग में जो लेंथ था, वो लेंथ था L1। वो हिल के ऊपर जाएगा, ऑब्वियसली एक्सपांड हो रहा है, तो नया लेंथ हो जाएगा L2। If L1 and L2 are the length of the gas column before and after expansion, then T1 by T2 is how much? Okay, T1 by T2 पूछा है। ओके बच्चों, सबसे पहले ये कौन सा टाइप का प्रोसेस है? कौन सा टाइप का प्रोसेस है? अडियाबैटिक। व्हाट इज द लॉजिक ऑफ अडियाबैटिक? मैंने बोला था पीवी रेस टू गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। पीवी रेस टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, P इंटू वी रेस टू 1 इंटू वी रेस टू गामा माइनस 1। अब पीवी क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एनआरटी इंटू वी रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। एन इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट, तो क्या आया? टेम्परेचर इंटू वी रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। और आई कैन से इसको इधर भेजो, तो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी रेस टू गामा माइनस। यहां तक क्लियर है? ठीक है ना, ध्यान से सुनना, बस मजा आ जाएगा। ये मोनो एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक का क्या मतलब होता है? मोनो एटॉमिक में फ्रीडम सिर्फ 3 होता है, ट्रांसलेशन, ना रोटेशन ना वाइब्रेशन। तो फ्रीडम 3 है, तो सीवी कितना? सीवी रहेगा 3/2r, क्योंकि मैंने बोला है कि सीवी इज फ्रीडम बाय 2r। सीवी अगर 3/2r है, तो सीपी क्या होगा? सीपी होता है फिर 3/2r प्लस आर, सो दैट इज 5/2r। अगर सीवी पता है, सीपी पता है, तो गामा क्या होता है? गामा इज सीपी बाय सीवी। जब मैं इसका रेशियो लूंगा 5/2r बाय 3/2r, तो कितना आंसर आता है? आंसर आता है 5/3। तो गामा इज इक्वल टू 5/3, याद रखना, ठीक है। तो आई गेट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी रेस टू गामा इज 5/3 माइनस 1। तो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम रेस टू 5/3 माइनस 1 कितना होता है? 2/3। ये फाइनल स्टेप पे आ गए, वॉल्यूम रेस टू 2/3। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों भी केस में क्या वॉल्यूम डायरेक्टली रेशियो ले सकता हूं? नहीं सर, हमको लेंथ चाहिए, वॉल्यूम नहीं चाहिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम का फॉर्मूला था एरिया इंटू लेंथ। मतलब सर इधर पे एरिया तो सेम रहेगा, आप स्टार्टिंग के केस में देखो या बाद के केस में देखो, पिस्टन का एरिया तो सेम रहेगा। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ओ, तो सर मैं इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम डायरेक्टली लेंथ भी लिख सकता हूँ, समझा? इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम मैं लेंथ भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं इक्वल थोड़ी ना लिख रहा हूँ। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ, नहीं, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो आई गेट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम व्हाट आई राइट डाउन, लेंथ रेज टू 2/3। समझा क्या? हाँ। अब आपको क्या रेशियो निकालने का है? T1/T2 आ गया आंसर। T1/T2 इज इक्वल टू L2/L1, क्योंकि उल्टा रिलेशन है, देखो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। L2/L1 रेज टू 2/3, दिस इज योर आंसर। देखो कितना आसान हो गया। आप लोग बोलोगे हाँ आसान हो गया, कुछ भी फेंकते सर। 32nd क्वेश्चन। इफ द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज डबल्ड, देन द फ्रीक्वेंसी बिकम हाउ मच? यार लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मालूम है ना? लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट लैम्बडा और फ्रीक्वेंसी भी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अरे डुअल नेचर में पढ़ा है ना, ये एनर्जी ऑफ लाइट का फॉर्मूला hc/लैम्बडा होता है, और एनर्जी ऑफ लाइट का फॉर्मूला h नहीं होता है, बराबर। h इज कांस्टेंट, c इज कांस्टेंट, तो लैम्बडा और म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लैम्बडा ना लिख के 1/न्यू लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 1/t, मतलब न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो फ्रीक्वेंसी भी डबल होगा टेम्परेचर के डबल होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33rd। द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, द
translational kinetic energy of the molecules of a gas at absolute temperature can be doubled by सोचो काइनेटिक एनर्जी को डबल कैसे कर सकते हैं, टेम्परेचर में क्या चेंज कर सकते हैं। तो यार बहुत सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये 3/2 kBT। मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी डबल किया तो टेम्परेचर भी डबल किया, इंक्रीजिंग T टू 2T। ये सवाल में ऐसा भी दे सकते हैं, ऐसा भी ऑप्शन दिया हो सकता था शायद से कि इंक्रीज बाय टी, तो ये भी राइट है एक्चुअली, इंक्रीज बाय। ठीक है, चलो खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 33 होगा ना, अभी 34। ओ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर इज डिक्रीज बाय 20% द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। अरे कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल है, फॉर्मूला सबको पता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, एन इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट, टी इज कांस्टेंट, मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब मुझे एक बात बताओ, प्रेशर डिक्रीज किया 20% से, मतलब कि कितना प्रेशर है, लेट्स से द इनिशियल प्रेशर इज पी, तो हाउ मच इज फाइनल प्रेशर, 20% लेस, मतलब 80% ऑफ ओरिजिनल। 80% मतलब 80/100 विच इज नथिंग बट 8/10 विच इज नथिंग बट 4/5। ये समझा क्या यार, 20% कम हो गया, 20% कम मतलब 80% बचा, 80% मतलब 4/5। दैट मीन्स द इनिशियल प्रेशर इज पी, द फाइनल प्रेशर इज 4/5 पी। तो अभी आपको क्या ढूंढना है, आपको वॉल्यूम ढूंढना है ना, तो एक काम करो, मुझे पता है वॉल्यूम और प्रेशर उल्टा रिलेशन, तो V2/V1 विल बी इक्वल्स टू P1/P2 बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो V2/V1 will be equals to P1। How much is P1? P जितना। How much is P2? 4/5 P जितना। P उड़ गया, 5 ऊपर भेजो, तो V2/V1 is 5/4। ये परसेंटेज कितना होता है यार, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आपको इसको परसेंटेज निकालना है तो खाली इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये फिर कितना आएगा, ये आ जाएगा 125%। मतलब V2 is how much? 125% of V1 और आई कैन से 100 + 25%। ऐसा ना लिख के आप लोग ऐसे भी लिख सकते थे, आप लोग ऐसे भी लिख सकते थे, V2 is 5/4, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 + 1/4, क्योंकि 5 की जगह पे 4 + 1 दैट इज 4/4, 1 + 1/4, मतलब V2/V1 is 1 + 1/4। दैट मीन्स 1 तो V1 का हो गया, तो 1/4 बड़ा, 1/4 बड़ा मतलब कि कितना बड़ा, ये 25%। ये भी कर सकते हो, ये तो और एक ऑप्शन है, और एक ऑप्शन है बहुत सिंपल, इससे भी सिंपल। V2/V1 इतना है, तो हाउ मच इज द चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस करना, चेंज इन वॉल्यूम बाय V1, दैट मीन्स V2 - V1/V1। ऑब्वियसली चेंज का मतलब होता है V2 - V1, तो इधर भी आएगा 5 - 4/4 विच इज 1/4। सो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इज 1/4, मतलब चेंज इन वॉल्यूम इज अपना 1/4 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम इंक्रीज। झेपा है कि नहीं। अगला सवाल 35। For a black body radiation, which one of the following is wrong statement? For longer wavelength, intensity is less। ये ज्यादा बड़ा वेवलेंथ मतलब कि लेस एनर्जी छोड़ रहा है, ये राइट है। ऑल वेवलेंथ आर इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी, ये भी राइट है, ब्लैक बॉडी हर वेवलेंथ निकालता है। फॉर अ शॉर्टर वेवलेंथ द इंटेंसिटी इज मोर, एकदम सही बात है, जैसे वेवलेंथ कम होता है डुअल नेचर के हिसाब से वेवलेंथ कम, एनर्जी इज मोर मतलब कि जल्दी जल्दी एनर्जी छोड़ रहा है। फॉर ऑल वेवलेंथ इंटेंसिटी सेम, गलत, इंटेंसिटी अलग होता है। जब वेवलेंथ स्मॉल होता है तो वो जल्दी जल्दी हीट छोड़ता है, जब वेवलेंथ लार्ज होता है तो धीरे धीरे हीट छोड़ता है, तो रॉन्ग ऑप्शन था। Next, 36. The average translational kinetic energy of n molecules is E1. The kinetic energy of electron is E. Accelerated from rest to potential difference V. The energy is E2. The temperature about 10%. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, ट्रांसलेशन का। ये जो E1 है वो काइनेटिक एनर्जी, क्या फॉर्मूला उसका, 3/2 kBT बराबर है, ये एनर्जी है। ये 1 मॉलिक्यूल का है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मल्टीप्लाई मारना पड़ेगा, तो ये जो है ये 1 मॉलिक्यूल का है, तो टोटल मॉलिक्यूल्स का फिर कितना आएगा, 3/2 kBT इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर। नाउ 3/2 केबी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, अपने को क्या ढूंढना है, एक सोचने दे रहा, द टेम्परेचर एट विच E1 E2 सेम है, ओके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, हाँ ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करना है, तो 3/2 केबी की जगह क्या आएगा, आर अपॉन मोलर मास, आर अपॉन मोलर मास नहीं, अवोगाड्रो नंबर, ये केबी का वैल्यू, इंटू टी इंटू एन। व्हाट इज एन अपॉन एन है, एन अपॉन एन इज मोलर मास है, जो भी है यार, इसको इतना ही रखता हूँ, देखते हैं बाद में क्या आएगा।
दिस इज E1, दिस इज E1। ठीक है, नेक्स्ट E2 क्या है? E2 पोटेंशियल एनर्जी, जो अपने वोल्टेज से देके बढ़ा है। ओ, सबको पता है कि पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा? चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो दैट इज E2 इज चार्ज इज E, पोटेंशियल इज V। ठीक है, ये भी आपके एक इलेक्ट्रॉन का है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का आप लोग N से मल्टीप्लाई मारोगे। ठीक है, E1 और E2 सेम है, E1 और E2 सेम है, सॉरी, हाँ, द टेम्परेचर एट विच E1 एंड E2 इज सेम, तो दोनों सेम है। तो E1 इज इक्वल टू E2 डालो, मतलब 3/2 R अपॉन Na Tn विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे भी E इंटू V। ठीक है, E इंटू V, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N ले लेता हूँ, तो Nn उड़ गया। ठीक है, तो देखो आगे आंसर, अपने को T चाहिए ना, T चाहिए, तो ये N ऊपर भेजो, 2 इधर भेजो, तो 2 भी ऊपर जाएगा, ये Na भी ऊपर जाएगा, तो 2 ऊपर जाएगा इधर, ये 2 इधर जाके 2eV हो जाएगा, Na भी ऊपर जाएगा। नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 3, नीचे आएगा R, नीचे आएगा 3, नीचे आएगा R। यहाँ पे Na ना लिखे, सिर्फ इन लोगों ने लिखा N। आगे आंसर 2eVn/3R, 2eVn/3R। फाइनली आखिरी सवाल, एट 273 डिग्री सेल्सियस द एमिसिव पावर ऑफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडीज आर, द एमिसिव पावर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज हाउ मच? बच्चों, द एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁻⁴, इतना पता है। अभी 273 डिग्री सेल्सियस मतलब कि केल्विन में कितना? 273 प्लस 273, मतलब डबल ऑफ 273। जेपा क्या? समझा क्या? ये वाला T1, द फर्स्ट टेम्परेचर इज 273 प्लस 273, क्योंकि अपने को वो केल्विन में बना। T2 is how much? T2 is 0 degree Celsius, which is nothing but 273 Kelvin. मतलब T1 is twice of 273 and ये T2 is 1 times of 273। मतलब T1 is 2 times of T2। झेपा क्या? झेपा क्या? अब सीधा सीधा रेशियो लो, एनर्जी ऑफ सेकेंड, बिकॉज आपको सेकंड का पूछा है, एनर्जी ऑफ सेकेंड बाय एनर्जी ऑफ फर्स्ट विल बी टेम्परेचर इन सेकेंड बाय टेम्परेचर इन फर्स्ट रेज टू 4। टेम्परेचर इन सेकेंड इज हाउ मच? 273। टेम्परेचर इन फर्स्ट इज हाउ मच? 2 into 273। तो 273 उड़ गया, तो कितना बचेगा? 1/2 रेज टू 4, 1/16। तो एनर्जी 2 बाय एनर्जी 1 इज इक्वल टू 1/16, या फिर ये वाला। फाइनली चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, एंजॉय।